आज हमारे योग विभाग की योग विषयक व्याख्यान श्रृंखला का 8वां दिवस है और साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय परिवार की ओर से मैं डॉक्टर गरिमा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम के संचालन के लिए मैं अपने हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर आशा गुप्ता मैम को आमंत्रित करती हूँ। हमारी मैम 14 वर्ष योग की विभागाध्यक्ष रही हैं और मैम के मार्गदर्शन में ही हमारा योग विभाग आज इस जगह पहुंचा है और आज भी मैम हमारी प्रेरणा स्रोत है। डॉक्टर आशा मैम आप आए और आगे के कार्यक्रम का संचालन करें। नमस्कार सभी को। साहू रामस्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली के योग विभाग द्वारा आयोजित योग विषयक व्याख्यान का आज ये 8वां दिन है। मैं डॉक्टर आशा गुप्ता एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग आप सभी का इस व्याख्यान श्रृंखला में स्वागत, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। आज की हमारी अतिथि हैं सम्माननीय डॉक्टर सरस्वती कला जी। वर्तमान में आप SGRR विश्वविद्यालय देहरादून में प्रोफेसर के पद को सुशोभित कर रही हैं। आप अपने विभाग की प्रभारी भी हैं। आज आपका विषय है प्राकृतिक चिकित्सा। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, प्रकृति के समीप रहकर प्राकृतिक उपादानों से हम अपने तन और मन का शोधन कर सकते हैं। ये वास्तव में हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। आज का जो समय है वो इतना भागदौड़ और तनाव का है। ऐसे में प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हम अपने इस तनाव को दूर कर सकते हैं। तो मैं आमंत्रित कर रही हूँ प्रोफेसर सरस्वती कला जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। साहू राम महाविद्यालय की योग की जो टीचर हैं गरिमा जी, डॉक्टर गरिमा, इनका और नाम मैं भूल गई मैम आपका, लेकिन अभी सभी जितने भी इसमें लगे हुए टीचर्स हैं उन सभी का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। ये बहुत ही अच्छी पहल इस समय चल रही है जो कि अधिकतर विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, जिसमें कि ये योग के लिए और नेचुरल लाइफ के लिए, नेचुरोपैथी के लिए बहुत अच्छा काम सब लोग कर रहे हैं। एक सीरीज में चला करके बहुत सारे विद्वानों को एक मंच पे ला करके अपने स्टूडेंट्स को और अपने नॉर्मल जितने भी गार्जियंस भी हैं आजकल, क्योंकि सारे बच्चे घर पे हैं तो गार्जियंस भी सुन रहे हैं, तो उन सब के लिए जो ये कार्य किया जा रहा है महाविद्यालय की तरफ से, तो ये बड़ा ही सराहनीय कार्य है। इसके लिए मैं सभी का ही बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और खासकर जो मेरी प्रिय स्टूडेंट रही हैं डॉक्टर गरिमा, ये मेरी देव संस्कृति में मेरी बहुत ही प्रिय स्टूडेंट रही हैं, बहुत अच्छी रही हैं। अपने कार्य के लिए वहाँ पे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई में और प्रैक्टिकल में भी बहुत अच्छी थी। तो इन सभी का ही मैं बहुत दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि बहुत ही सराहनीय कार्य समय के लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक ये कार्य है, जिससे कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग हो सकते हैं। और वो भी इस समय में, जो ये समय है महामारी का जो समय चल रहा है, सबसे अधिक अगर आवश्यकता किस चीज की है तो वो इसी चीज की है कि सही तरह का जो ज्ञान है और सही नॉलेज जो है वो लोगों तक पहुंचे। और ये उसका बहुत ही अच्छा माध्यम है जो कि हम वेबिनार के थ्रू, टॉक सीरीज के थ्रू हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने विषय की तरफ, क्योंकि गरिमा ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि हम नेचुरोपैथी पे कुछ चीजें बोले, तो टॉपिक तो सिलेक्ट किया गया था प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांत। तो हम उनको भी थोड़ा सा लेकर के मेनली थोड़ा ये करना चाहेंगे कि आप लोग जितने लोग इसको सुन रहे हैं, क्योंकि मुझे अभी भी पता चला, गरिमा ने मुझे बताया कि इसमें बहुत सारे पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स, नॉन स्टूडेंट्स भी हैं जो योग के स्टूडेंट नहीं है। तो मैं चाहूंगी कि मैं उस तरह से उसको फिर डाइवर्ट कर लूँ अपने लेक्चर को, क्योंकि मैं तो थियोरेटिकल पार्ट पे ही ज्यादा फोकस करना चाह रही थी। लेकिन अब मैं थोड़ा सोचूंगी कि इसमें थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट की जिसको आप घर पे यूज कर सके। अगर जनरल लोग भी इसमें सुन रहे हैं तो एज ए नेचुरोपैथी डॉक्टर मैं उस तरह के टिप्स आपको देना चाहूंगी कि जो आपके लिए यूजफुल हो। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि प्राकृतिक चिकित्सा है क्या।
प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति एक बहुत ही प्राचीन पद्धति है, जो कि भारतवर्ष में ही नहीं पूरे विश्व में बहुत समय से कार्य कर रही है। और इसके लिए अगर हम ये देखते हैं कि कैसे ये कार्य करती है, तो ये पंच तत्व पे जो आधारित चिकित्सा पद्धति है वो है। पंच तत्व पे आधारित चिकित्सा पद्धति के आधार पर हम इसे मान सकते हैं कि जो 5 तत्व हैं इस प्रकृति के, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 जो तत्व हैं, इन तत्वों पे ही पूरी की पूरी प्राकृतिक चिकित्सा निहित होती है या आधारित होती है, और इन्हीं 5 तत्वों से ही मिलकर हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। तो जब हम इसको बैलेंस करते हैं कि जो बाहर की प्रकृति है और जो हमारी अंदर की प्रकृति है, ये अगर बैलेंस्ड है तो हम स्वस्थ रहते हैं। लेकिन अगर ये किसी कारणवश अनबैलेंस्ड हो गए, किसी तरह का कुछ इसमें डिफरेंस आ गया, तो वहां से ही रोग की उत्पत्ति होने लगती है और हम प्रॉब्लम में आते हैं। तो यहाँ पे जो अगर हम एक लाइन में इसको कहें, तो उसमें यही कहा जाता है कि प्रकृति के माध्यम से प्रकृति की जो चिकित्सा की जाती है उसे ही प्राकृतिक चिकित्सा कहा जाता है। तो इसमें किसी तरह से अब आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा कि हम प्रकृति की बात इसमें कर रहे हैं, तो किसी तरह की किसी हर्ब्स की बात नहीं होगी, किसी मेडिसिन की बात नहीं होगी। तो ये इसके कुछ मेन मूलभूत सिद्धांत है। तो स्टूडेंट के व्यू से मैं पहले उनको थोड़ा सा एक लाइन में बता देती हूँ आपको कि इसके 10 मेन सिद्धांत हैं जिन पे नेचुरोपैथी काम करती है, और उसके बाद मैं थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा टिप्स देने की कोशिश करूंगी। तो कोई भी पैथी होती है या कोई भी चिकित्सा पद्धति अगर है, तो वो बिना प्रिंसिपल के काम नहीं कर सकती। अगर हम एलोपैथ की बात करते हैं, तो एलोपैथ का अपना प्रिंसिपल है जो कि काम करता है जर्म्स पे, विषाणु पे, जो आप आजकल देख ही रहे हैं। हम इस समय पे रोज एक ही चीज सुनते हैं, न्यूज में, न्यूज चैनल्स में, टीवी पे, सब यही चीज सुन रहे हैं कि ये एक वायरस है। हम वायरस की बात करते हैं, हम फिर उसके बाद कई तरह के बैक्टीरिया की बात करने लगते हैं। तो एलोपैथी जो सिस्टम है पूरा का पूरा, वो बेस्ड है कीटाणु, कि कोई भी प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो कीटाणुओं से हमारे अंदर जाती है और उसकी वजह से हमारे अंदर प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो उसका सिद्धांत है। इसलिए उनकी जो पूरी की पूरी रिसर्च होती है, पूरा का पूरा वर्क सिस्टम है, वो उसी के आसपास घूमता है कि आपको अगर एक वायरस आ गया है तो उसका हमें एंटीडोज बनाना है, कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसका एंटीडोज बनाना है, तो वो ही मेडिसिन पे वो काम करते हैं। तो वो उनका एक सिद्धांत। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि नेचुरोपैथी में, कि नेचुरोपैथी के सिद्धांत की अगर हम बात करते हैं, तो नेचुरोपैथी इस सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानती, और वो अपने 10 ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत करता है, और जो बहुत पहले से ही है। सबसे खास बात ये होती है कि ये चेंज नहीं होते। चेंज इसलिए नहीं होते क्योंकि ये मूलभूत जो चीजें हैं उन पे बेस्ड होकर के बनाए गए हैं। तो ये पहले प्राचीन काल से ही चले आ रहे हैं। काफी जो हमारे ग्रंथ आप देखोगे, आप अथर्ववेद को देख लो, आप आयुर्वेद को देख लो, आप जितने हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उन सब में ही आपको कहीं ना कहीं नेचुरोपैथी के बारे में आपको वर्णन मिलता ही मिलता है। आप अथर्ववेद में अगर जाएंगे तो आप जल चिकित्सा की बात है, मिट्टी चिकित्सा की बात है, ऋग्वेद में भी बहुत जगह पे है, आयुर्वेद में तो हम उसकी बात करते ही हैं। वात पित्त कफ के साथ में इसको बोलते हैं, आहार चिकित्सा की बात करते हैं। पंचकर्मा आपने इसमें सुना होगा कि पंचकर्मा की बात की जाती है, जिसके अंतर्गत हम इसमें पूरा का पूरा नेचुरोपैथी वाला पार्ट भी यूज करते हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो बहुत पुराना है। तो इसमें पहले भी वही था, आज भी यही है, और भविष्य में भी चेंज नहीं हो सकता। भविष्य में भी उसके वो सिद्धांत वही रहने वाले हैं, क्योंकि प्रकृति कभी चेंज नहीं होती है। उसका जो स्वरूप है वो वैसे ही रहता है, परिवर्तनशील है, लेकिन जो उसके तत्व हैं वो तत्व वैसे ही रहेंगे। 5 पहले भी थे, 5 आज भी है, 5 आगे भी रहेंगे। तो ये इस तरह से काम करती है। इसलिए ये जो है वो बहुत ही आधारभूत है, बहुत ही साइंटिफिक भी है, और हमारा अगर हम कहें तो शास्त्रीय भी है। तो अगर हम ये देखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा के सिद्धांतों की हम बात करते हैं, तो सबसे पहला सिद्धांत जो आता है उसमें कहा गया है कि सभी रोग एक हैं, उसका कारण भी एक है और उसकी चिकित्सा भी एक। अब हम इस चीज को, अगर इस सिद्धांत को लेकर के अगर हम चलते हैं, तो आजकल बहुत सारे क्वेश्चन खड़े जाते हैं कि सारे रोग कैसे हो सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो 10 क्वेश्चन 10 तरह के आते हैं। एक डायबिटीज का आता है, एक अस्थमा का आता है, एक हार्ट डिजीज का आता है, एक गठिया का आता है, तो कोई ब्रेन से संबंधित प्रॉब्लम का आता है। तो ये एक कैसे हो सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन। क्योंकि जो आपके दिमाग में क्वेश्चन आएंगे वो पहले ही मैं बता देती हूँ कि ऐसे क्वेश्चन इसमें आते हैं, एक कैसे हो सकते हैं। नेचुरोपैथी ये कह रही है कि एक ही होते हैं। दूसरी बात कि उसका कारण भी एक ही होता है। और हम अब तक जितना आपने अगर योगा थेरेपी पढ़ी है, बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी, डिजीज पढ़ा होगा, तो हमने उसमें बहुत सारे रीजन पढ़े हैं। अगर हम डायबिटीज ही कह रहे हैं तो हम कह रहे हैं वो स्ट्रेस से भी हो रहा है, वो ओबेसिटी से भी हो रहा है, वो आपके मीठे खाने से भी हो रहा है, वो आपका जेनेटिक भी है। तो अब एक प्रॉब्लम के इतने सारे रीजन भी हम बता रहे हैं।
तो फिर हम कैसे इसको मान सकते हैं, कैसे देख सकते हैं? और फिर हम कह रहे हैं उपचार भी एक ही है। तो यहाँ तो इतनी सारी उपचार पद्धतियों की हम देखते हैं कि भरमार ही पड़ी हुई है, तो हमें अलग अलग उपचार की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? तो नेचुरोपैथी इसमें कहती है कि सभी रोग एक यूनिटी में होते हैं, एक ही यूनिट है, क्योंकि हमारा जो पूरी की पूरी बॉडी है वो बॉडी एक ही है। अगर हम सिर की बात कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन पेट से है, पेट की बात कर रहे हैं तो उसका कनेक्शन सिर से है, अगर हम पैर की बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन हाथ से है, हाथ की बात कर रहे हैं उसका कनेक्शन पैर से है, हार्ट की बात कर रहे हैं तो हार्ट का कनेक्शन लंग से है, लंग की बात करें तो लंग का कनेक्शन किडनी से है, किडनी की अगर हम बात करें तो उसका कनेक्शन लीवर से है या इंटेस्टाइन से है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम एक ही है, हम इसको अलग अलग डिवाइड नहीं कर सकते। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम सिर्फ अपने अलग अलग ऑर्गन को अलग अलग करके उसको ट्रीट कर सकते हैं? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हम एक को ट्रीट करते हैं दूसरे में प्रॉब्लम आ जाती है। जब भी आप अगर देखेंगे कि आप एक बीमारी का इलाज करवाते हैं तो वो बीमारी आपको लगती है कि ठीक हो गई, उस समय क्योंकि सिम्टम, क्योंकि हम लाक्षणिक जो लक्षणों का ट्रीटमेंट होता है उसको ट्रीटमेंट करते हैं। कि जो सिम्टम्स आ रहे हैं उस सिम्टम्स को हम दबाते हैं ट्रीटमेंट के द्वारा, उसका जड़ को नहीं निकालते, उसकी प्रॉब्लम्स को खत्म नहीं करते। तो उसका क्या असर होता है? उसका असर ये होता है कि वो वहां से तो रुक गया लेकिन दूसरी जगह से निकल करके सामने आएगा। तो उदाहरण देती हूँ मैं आपको कि अगर आप ये देखेंगे कि कहीं से आप में पानी बीच में रुका हुआ है, ठीक है, कहीं पे पानी रुका हुआ है और उसमें से कई सारे छेद हो गए, तो वो वहां से बहुत जल्दी खाली होकर के निकल जाएगा। लेकिन हमने वो छेद बंद कर दिए हैं, अब क्या होगा कि वहां पे से सारे तरफ से चारों तरफ से छेद बंद कर दिए, तो वो पानी वहां पे रुका रहेगा, कुछ टाइम तक रुका रहेगा रुका रहेगा रुका रहेगा, फिर उसका फोर्स बढ़ता जाएगा और फिर धीरे धीरे करके वो कहीं से एक होल करेगा। तो जब एक होल करेगा तो वहां से फिर धीरे धीरे करके पानी निकलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वो पानी हमने देखा कि यहाँ से निकल रहा है और हमने फिर से कुछ लाए और वहां पे ला करके उसको बंद कर दिया, अब उसको तो हमने सीमेंट लगा दिया, तो क्या था, आगे से हमने सीमेंट अगर लगा दिया तो अब वो जो फोर्स भी मार रहा है तो वो फोर्स से वो खुलेगा नहीं, तो अब वो वहां का रास्ता छोड़ देगा। अब क्या करेगा, वो दूसरी जगह जाएगा, दूसरी वाली वॉल की तरफ जाएगा, जो वॉल थोड़ी सी वीक होगी वो वहां से छेद करके बाहर निकलने का प्रयास करेगा। तो यही है कि हमारा शरीर के अंदर जो रोग आते हैं वो ऐसे ही आते हैं और हम लोग उनको ऐसे ही प्लास्टर कर करके, जो मेडिसिन का प्लास्टर हम करते रहते हैं उससे उसको दबाते रहते हैं। तो रोग एक ही होता है पूरे शरीर में, लेकिन वो किस तरह से कहाँ कहाँ पे निकलेगा, कैसे निकलेगा, ये उसका अलग अलग मार्ग होते हैं। जैसे हम अगर कहें कि एक घर में 4 से 5 लोग रहते हैं, ठीक है, 4 से 5 लोग हैं, सबकी एज ग्रुप अलग अलग है, कोई 60 साल का है, कोई 40 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 10 साल का है, क्योंकि बच्चे भी होते हैं, यंग भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं, सब तरह के होते हैं। लेकिन अगर हम इसको देखें कि उसको अगर हम स्टडी करें कि हमारे घर का वो रूटीन जो है मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक का सबका एक जैसा है। हम सब लेट उठते हैं, लेट हम खाना खाते हैं, खाने में हम जंक फूड खाते हैं, लेट हम सोते हैं क्योंकि घर का कल्चर ही हमने बना रखा है वैसे ही, ठीक है। तो सबका रूटीन एक जैसा हो गया, बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक का, कि वो लेट सो रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, खाना गलत खा रहे हैं, अपना जो लाइफ स्टाइल है वो गलत है, बैठने उठने का स्थिति गलत है, कोई वर्कआउट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो पूरा का पूरा सिस्टम एक बना हुआ है। तो लेकिन प्रॉब्लम सबको एक जैसी नहीं आएंगी, जो बच्चा है उसकी कुछ और प्रॉब्लम आ सकती है, जो यंग है उनमें प्रॉब्लम थोड़ी कम आ सकती है, जो बुजुर्ग है उनकी प्रॉब्लम अलग जगह से आ सकती है। तो हम क्या बोलते हैं, वो अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम है, ये अलग प्रॉब्लम है, वो वाला जाएगा। अगर बच्चे को कुछ पेट की प्रॉब्लम हो रही है तो उसको हम भेजेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम वाले डॉक्टर के पास। अगर किसी को उसमें जो बड़े यंग लोग हैं उनको कोई तीव्र रोग उत्पन्न होने लगे हैं तो वो अपने उस तरह की प्रॉब्लम को क्रिएट करेंगे, और बुजुर्ग में क्रॉनिक आएगा, बुजुर्ग में एकदम से तीव्र आएगा नहीं, तो उन लोगों को उस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी, तो हम कहेंगे कि ये एज फैक्टर है, ये इस तरह की प्रॉब्लम्स है। लेकिन जो जड़ है, जो रीजन है इस प्रॉब्लम का, उसको हम कभी देखते ही नहीं। उस वजह से ये चीजें हम मानते हैं कि रोग एक ही है, और वो रोग क्या है, आपका लाइफ स्टाइल, जो आपका घर में रूटीन चल रहा है। हम कहते हैं जेनेटिक प्रॉब्लम्स की बात हम करते हैं कि जेनेटिक प्रॉब्लम आती है, कैसे आती है जेनेटिक प्रॉब्लम, ब्लड के थ्रू पास आउट हो रही है, इसके थ्रू जा रही है, जीन्स के थ्रू जा रही है, इसको तो हम सब समझते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने इस पर ध्यान दिया है कि ये हैबिट के थ्रू जाती है, जो पेरेंट्स की हैबिट होंगी वो बच्चे की हैबिट होगी, जो उनके पेरेंट्स की हैबिट थी वो उनकी बच्चे में हैबिट्स आएंगी, और वो उस हैबिट को आगे ट्रांसफर करेगा। तो जब हैबिट ट्रांसफर कर सकते हैं तो प्रॉब्लम भी ट्रांसफर कर सकते हैं।
अगर आप हैबिट को चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम आगे जाएगी नहीं। भाई मेरी गलत कोई आदत है तो मैं अगर अपनी गलत आदत को यहीं पे रोक देती हूँ और अपने बच्चे में उसको नहीं जाने दूंगी, उसकी आदत अगर ऐसी बन रही है उसको बार बार टोकते रहेंगे, उसको अलग आदत में देंगे, तो मेरी वो वाली आदत उसमें आएगी, मेरी प्रॉब्लम भी उसमें नहीं जाने वाली। तो ये सबसे बड़ी चीज है उसको समझने की। इसलिए नेचुरोपैथी ये कहती है, क्योंकि हम तो एक ही सिद्धांत पे आधे घंटे तक बात कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें इसमें हैं कि इसमें हमें इसको समझना जरूरी है कि इस पे रोग एक ही होता है, उसको समझना जरूरी। दूसरा, उसका कारण भी एक ही। अब देखिए कारण क्या है। कारण मैंने बताया था आपको, लाइफस्टाइल, जो हमने गलत अपनी प्रक्रिया को किया हुआ है वो हमारा कारण है। और वो भी कारण कैसे बना, क्योंकि उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो टॉक्सिस के रूप में होता है। हम गलत टाइम पे सो रहे हैं, गलत टाइम पे खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो वो हमारे एक शरीर में एक तरह का विष पैदा करता है, जिसको हम टॉक्सिक्स कहते हैं, जिसको हम विजातीय द्रव्य कहते हैं, नेचुरोपैथी। और वो विजातीय द्रव्य जब शरीर में इकट्ठा होने लगता है तो वही रोग में कन्वर्ट होता है। वही एक कारण है रोग का, कोई दूसरा कारण नहीं है। और तीसरी बात, उसका उपचार भी एक ही है। तो अब आपको रोग भी पता चल गया, कारण भी पता चल गया, तो ट्रीटमेंट क्या है? आप अपने टॉक्सिस को बाहर निकालिए, अपनी आदत को ठीक करिए, अपनी जो फूड हैबिट है उसको ठीक करिए और अपने टॉक्सिस को बॉडी से बाहर निकालिए, तो अपने आप ही सारे ट्रीटमेंट हो जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का हल आपके पास है, किसी दूसरे डॉक्टर के पास नहीं है। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये पहला सिद्धांत है नेचुरोपैथी का, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें हो सकती है, आपके क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, उसके आंसर भी हम कर सकते हैं, लेकिन अब टाइम बाउंडेशन में भी हम बंधे। दूसरा, हम आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही ज्यादा नेचुरोपैथी कहती है कि रोग का कारण कीटाणु नहीं होते। अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, जैसे मैंने पहले ही कहा था। पहला ही क्वेश्चन आपका आ सकता है कि ऐसा कैसे कह सकते हैं आप, हम तो इतने बड़ी महामारी से गुजर रहे हैं, इतना बड़ा वायरल ये वायरस यहाँ पे पहुंचा हुआ है, पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, एक दूसरे में जा रहा है, उसमें जाकर के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वायरस या कीटाणु रोग का कारण नहीं हो सकता? नेचुरोपैथी कह सकती है, नेचुरोपैथी ये कहती भी है। और जो पहला सिद्धांत दिया उसी को ही बल देने के लिए दूसरा सिद्धांत की बात की है कि देखो, सबसे मेन चीज टॉक्सिक्स की बात हम कर रहे हैं, या बैक्टीरिया की बात हम कर रहे हैं, या वायरस की बात हम कर रहे हैं, या किसी भी तरह के जर्म्स की बात हम कर रहे हैं, तो ये सब चीजें कहाँ पे होती हैं, कहाँ पनपती है? ये पनपती है सिर्फ और सिर्फ गंदगी में। ये चीज हमें ध्यान रखना है। गंदगी का मतलब है इन द सेंस जहां पे उसको खाने के लिए कुछ मिलेगा, उसके समान जो पहले भी हमने, जैसे आपने बोला होगा के बारे में बात की, तो बहुत सारे डॉक्टरों ने इसकी रिसर्च में बताया है कि कोरोना पहली बार नहीं आ रहा है, ये कोरोना फर्स्ट टाइम नहीं है, ये वाली जो जाती है वो फर्स्ट टाइम है, लेकिन इसके भाई बहन छोटे बहुत सारे पहले भी आ चुके हैं, जो सर्दी जुकाम इस तरह से कई सारे नाम अगर आप थोड़ा सा रिसर्च में जाकर के देखोगे या थोड़ा सा जानने की कोशिश करोगे नेट पे जाकर के, आपको सारा मिल जाए पूरा का पूरा कि इसके बहुत सारे फॉर्म पहले भी आ चुके हैं, लेकिन हम उस समय पे भी उससे सरवाइव किए। कब, कौन किया है, कैसे किया है, ये सब चीज समझने की बात है कि जब भी ऐसी कोई महामारी आती है, क्योंकि जब से लेकर के ये पूरा चिकित्सा जगत शुरू हुआ है, जितनी चिकित्सा पद्धतियां स्टार्ट हुई हैं, तब से लेकर के अब तक का जो रिकॉर्ड कहता है, वो रिकॉर्ड यही कहता है कि किसी भी महामारी में 100% जो पीपल है, 100% जो पॉपुलेशन है वो इफेक्टेड नहीं होती। उसका इफेक्टेड जो परसेंटेज होता है 50 भी नहीं होती है, पहले तो 50 भी बहुत बड़ी बात। जो इफेक्टेड पर्सन होते हैं वो पर्सन इसमें जैसे आप कर देखोगे ज्यादा 1 2 3 ज्यादा से ज्यादा अगर कहीं पे बहुत ज्यादा, जहाँ पे हम बोल रहे हैं अमेरिका वगैरह में भी, वहां पे भी 10% पे है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब ये ऐसी स्थिति आप बोलोगे लॉकडाउन है इसलिए किसी के संपर्क में नहीं जा रहे हैं, ये वाली कंडीशन है, लेकिन अगर मैं तो खुद अभी मार्केट में जा रही हूँ, मार्केट में जाकर के मैं अगर देखोगे आप लोग भी, अगर बाहर कहीं निकलोगे तो इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, सब लोग भीड़ में है। तो इस समय पे कोई भी नहीं बचना चाहिए, लेकिन कहाँ पे किस वजह से हम लोग बच पा रहे हैं? हम अपनी इम्यून सिस्टम जिसको कहा गया, और यही इसकी दवाई भी बताई जा रही है, आप सुन भी रहे हैं कि जो इम्यून सिस्टम है, ये इम्यून सिस्टम क्या है? ये इम्यून सिस्टम है आपकी क्लीन बॉडी। सबसे मेन चीज इम्यून सिस्टम का मतलब ही वही है कि आपके अंदर टॉक्सिक्स नहीं है, आपके शरीर के अंदर किसी प्रकार का कोई विजातीय द्रव्य नहीं है, तो किसी भी तरह का वायरस अगर अंदर जाता भी है तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। एक उदाहरण और दूं मैं आपको इसका, कि जैसे सिंपल सी कंडीशन है कि आप रहते हैं यूपी में,
ठीक है, आपको भेज दिया जाए अभी सीधे सीधे स्विट्जरलैंड, कनाडा, कहीं भी भेज दिया जाए और आप अकेले हैं, ठीक है, आपने अकेले वहां पे पहुंचना है, आप पहुंच गए और जैसे ही आप पहुंचे वहां पे आपको दिखा कि आपके तो चारों तरफ आपके बहुत सारे भाई बहन और कोई यूपी से, कोई उत्तराखंड से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, पूरे इंडियंस आपके साथ चारों तरफ बैठे, तो आपको कैसा लगेगा? आपको सर्वाइव करने में प्रॉब्लम होगी या आपको कोई दिक्कत होगी? बिल्कुल भी नहीं होगी। आप वहां पे पहुंचे, आपको कोई लेने आ गया, आपको कोई घर छोड़ने चला गया, आपको किसी ने पहुंचा दिया, किसी ने खिला दिया, किसी ने कुछ कर दिया, तो आप एकदम से खुश हो गए, आपने अपनी जगह बना ली कि हाँ ठीक है, मैं तो बहुत अच्छे से यहाँ पे रह सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो ना आपके पास कोई फोन कॉल है, ना आपके पास मोबाइल है, ना आपके पास कोई वहां पे जानने वाला है, ना ही आप वहां की लैंग्वेज जानते हैं, ना ही कुछ इस तरह की स्थिति आपके साथ में है, तो तब क्या होगा? आप इतने परेशान हो जाएंगे कि रोने धोने लगेंगे कि हम किस तरह से अपने घर वापस चले जाएं, हम किसी तरह से निकल जाएं बस यहाँ से बाहर, हम वापस उस कंडीशन में चले जाएं। तो यही कंडीशन होगी वायरस की भी, जब हमारे अंदर अगर जा रहा है और उसको वहां पे पहले से ही इस तरह की चीजें मिल जाएंगी, तो उसको वहां पे पैठ बनाने के लिए, पैठ बसने के लिए ज्यादा मेहनत करनी ही नहीं पड़ेगी और वो अपना कुनबा अच्छे से वहां पे फैला सकता है। लेकिन अगर हमारे अंदर अगर वो चला भी गया और वहां पे उसको कोई ऐसा नहीं मिल रहा है जिसकी वजह से वो सरवाइव कर सके, तो उसको बाहर मरना ही होगा, या तो मर जाएगा या बाहर। तो ये सबसे बड़ी बात है। तो कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे इफेक्ट होगा? तो वायरस तो कारण नहीं हुआ, कारण कौन सा हुआ? जो अंदर पहले से था। और यही रीजन है कि सब में ये वायरस नहीं फैल सकता। जिन्होंने अपने आप को इस लाइफ से जोड़ा हुआ है, जो डेली योग करते हैं, जो डेली नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट्स लेते हैं, या फिर जो टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, इम्यून सिस्टम को अपना बिल्ड किया हुआ है, अच्छा खाना खाते हैं, सात्विक आहार लेते हैं, जीवंत आहार लेते हैं। जीवंत आहार की बात यहाँ पे बहुत जरूरी मैं कहूंगी, जिसमें प्राण है। हम ज्यादातर मृत आहार हम खाते हैं, उसको अगर लेते हैं तो उसके अंदर ये वायरस कोई भी असर नहीं कर सकता, चाहे वो मास्क पहने चाहे ना पहने, क्योंकि वहां अंदर जाकर के ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। और उसके बाद क्योंकि हम डेली करने वाले, ऐसा नहीं कि हफ्ते में 10 दिन में एक दिन कर लिया, तो हम डेली के डेली जब प्रैक्टिस में है तो वो डेली के डेली उसको बाहर फेंके, डेली के डेली हम उसको वहां पे रहने नहीं देंगे। तो ये चीज समझना जरूरी है। तो हमें करना क्या है, हमें सबसे पहला मेन काम है अपनी क्लींजिंग करना बहुत जरूरी है। अपने अंदर ऐसी चीजें बनाइए ही मत कि जिसकी वजह से ऐसी प्रॉब्लम हमारे साथ में हो सकती है। तीसरा जो सिद्धांत इसका है, वो सिद्धांत है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। मैं सारे सिद्धांत मुझे लगता है नहीं ले पाऊंगी यहाँ पे, लेकिन मेन कुछ सिद्धांतों को मैं ले लेती हूँ। यहाँ पे कहा गया है तीव्र रोग शत्रु नहीं मित्र होते हैं। हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स को ये मानते हैं कि ये हमारे शत्रु ही हैं और ये हमारे दुश्मन ही हैं, और उसको दुश्मन समझ करके हम ट्रीट करते हैं। जैसे अब पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि तीव्र रोग होते क्या है और कब आते हैं, किस में आते हैं। आप ये समझ जाइएगा कि तीव्र रोग, क्रॉनिक एक्यूट डिजीज जो है, क्रॉनिक तो अलग होती है, क्रॉनिक डिजीज को हम दुश्मन मान सकते हैं, वो बड़ा शत्रु होता है क्योंकि वो बिना बताए हुए आता है। तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज कभी भी बिना बताए नहीं आती है और प्रॉपर हमला करती है आपके ऊपर, तो आपको संभलने का पूरा मौका देती है। क्रॉनिक डिजीज संभलने का मौका नहीं देती, ये सिंपल सी स्थिति है। तो उसमें आपने क्या समझना है कि क्रॉनिक जो डिजीज है वो कौन सी है और एक्यूट कौन सी है। एक्यूट वो होती हैं जो अचानक से आती है, सर्दी हो गई, खांसी हो गया, जुकाम हो गया, बुखार हो गया, उल्टी हो गई, दस्त हो गई, इस तरह की जो कंडीशंस बॉडी में होती हैं, या अलग से एकदम से खुजली आ गई, कुछ भी इस तरह की जो अचानक आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं, इसको हम बोलते हैं एक्यूट प्रॉब्लम, अचानक से आई है। लेकिन ये क्यों आई है और किस में आई है, आप ये देखेंगे कि एक्यूट जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमेशा उसमें आती हैं जिसके अंदर वाइटल फोर्स अधिक होती है, जिसके अंदर जीवनी शक्ति अधिक होती है। उसका मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो बॉडी अभी इतना स्ट्रांग है कि वो बाहर से गए हुए, क्योंकि ये सारे सारे इन्फेक्शन होते हैं, जितनी भी चीजें ये होती हैं ये होती इन्फेक्शन से ही है। इन्फेक्शन अंदर गया तो बॉडी रिएक्ट कर रही है उसको बाहर फेंकने के लिए, उसको बाहर निकालने के लिए। ये है एक्यूट प्रॉब्लम। कि अगर बुखार भी हो रहा है तो बुखार में बॉडी की जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो इसलिए बढ़ रहा है कि अंदर के टॉक्सिस को जला करके वो पसीने के रूप में हमारी जो एनर्जी है वो बाहर फेंकना चाहती है, वो उसको बाहर निकालना चाहती है और वो अपना काम कर रही है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम हमेशा ये काम करते हैं कि जितने भी हमारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको, मैंने कहा था ना, छेद बंद करने की बात करते हैं। वहां से वो उबल रहा है, उबाल के उसको बाहर फेंकना चाहता है क्योंकि वो अंदर रखने लायक नहीं है टॉक्सिक्स। तो अब हमने क्या कर दिया,
कि उसकी जो जो दीवार है उसको सीमेंटेड कर दिया। किससे? एंटीबायोटिक। जो हम दवाइयां लेते हैं, जो हम दवाइयां छोटी छोटी प्रॉब्लम के लिए खाने लगते हैं, कि जरा से भी कुछ प्रॉब्लम हुई नहीं, बच्चों को भी दवाई, बड़ों को भी दवाई, सबको हम दे दे के हमने एक लेयर उसके ऊपर लगा दिया कि अब हमारा इम्यून सिस्टम भी काम नहीं करता। कैसे करेगा? क्योंकि हमने उसके हाथ पैर बांध दिए। वो काम, अब मैं कोई काम कर रही थी तो लेकिन कोई आकर मेरे हाथ भी बांध दिए, मेरे पैर भी बांध दिए, पूरी बॉडी को बांध दिया, और हमको तो एक जगह बैठना ही पड़ेगा, फिर बॉडी का इम्यून सिस्टम काम नहीं करता। तो उस समय क्या होता है? उसने अपना काम बंद किया, आपका फीवर डाउन चला गया, हम सोचते हम ठीक हो गए। या जो भी प्रॉब्लम है, जैसे अगर लूज मोशन होते हैं, लूज मोशन बंद हो गए, वॉमिटिंग हो रही थी, वॉमिटिंग बंद हो गई, तो उसमें क्या हुआ? टॉक्सिन्स पूरा बाहर निकला नहीं। अब बाहर नहीं निकला, अभी भी वो बेचारा अपना काम करता है, इम्यून सिस्टम अपना काम करता है, वाइटल फोर्स अपनी काम करती रहती है, वो उसको वहां इकट्ठा करके कहीं कोने में फेंक देती है। आपका काम चलता रहता है, आपका काम बाधित नहीं होता, लेकिन वो क्या होता है? उसको पीछे की तरफ धकेल दिया जाता है, और पीछे की तरफ उसको इकट्ठा करने के लिए फिर क्या करते हैं? वो जगह, अपने लिए जगह ढूंढता है कि कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे इकट्ठा। फिर जहां पे उसको जगह मिलेगी, वो वहां पे जाके स्टोर होना शुरू होगा। स्टोर होते 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 जब बार बार हम इस तरह की कंडीशन करते रहेंगे, तो तब हमारे अंदर क्रॉनिक डिजीज पैदा होती है। एकदम नहीं आती कोई भी, ना कभी भी अचानक से डायबिटीज हो सकता है, ना कभी भी अचानक से अस्थमा हो सकता है, ना अचानक से हार्ट डिजीज हो सकती है, ना ही अचानक से ब्रेन हेमरेज वाला जो पोर्शन है, ये चीजें हो सकती है। ये धीरे 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 करके बिल्डअप होती है, और हमारी ही गलतियों से होती है। तो हम अगर इसको प्रॉपर तरीके से समझ जाएं, देख लें, जानना शुरू कर दें, मेडिसिन को समझना शुरू कर दें, या उसकी जरूरत है भी या नहीं है, उसको समझना शुरू कर दें, नेचुरल लाइफ को समझना शुरू कर दें, नेचुरोपैथी की तरफ हम आना शुरू कर दें, अपने जितने भी हमारी अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं उसको अपनाना शुरू कर दें, तो हम इन क्रॉनिक डिजीज से बच सकते हैं। एक्यूट फिर भी आएंगी, एक्यूट डिजीज हमेशा आती ही रहेंगी, और आती रहनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जहाँ पे हम बिना इन चीजों के नहीं रह सकते। क्योंकि हमारे आसपास अगर आप देखोगे, अगर मैं भी सूक्ष्म दर्शी से भी आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे इतने सारे वायरस होंगे, असंख्य, हमारे चारों तरफ, जो हमारे मुंह से, नाक से, कई हर तरह से हमारे अंदर जाते हैं। लेकिन हमें सिर्फ क्या करना है? अपना जो रक्षा तंत्र है उसको मजबूत करना है, और नेचुरोपैथी नहीं आया था, और इसके बाद नहीं आएगा, आगे भी आएगा, लेकिन अब तो मुझे लगता है और फ्रिक्वेंटली ना आने लगे, क्योंकि हम इस तरह के वातावरण में रहते हैं, इस तरह की स्थितियां हो गई कि साइंस चरम पे है इस समय। तो ऐसी चीजें बहुत आ सकती हैं, तो वो वहां पे सरवाइव करने के लिए हमें कहीं बाहर से वैक्सीन की जरूरत नहीं है, और ना ही वो वैक्सीन काम कर सकती। आप इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, पहले तो बनाने में ही सालों लगेंगे, जब तक वो बनेगी तब तक उसने अपना, अभी कोरोना के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो हर दिन अपना रूप चेंज कर रहा है, हर दिन वो अलग उसमें फॉर्म में प्रकट हो रहा है, तो कैसे बनाएंगे? लेकिन हमारे अंदर हर दिन के लिए भी ऐसा पावर है कि जो हर तरह के लिए अपना एक नया वैक्सीन तैयार कर सकता है, तो उसको हमें मजबूत करना चाहिए, उसके लिए नेचुरोपैथी, ठीक है? क्योंकि इस ट्रीटमेंट तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ बेस बनाने की बात कर रही थी, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। इसके बाद दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत आता है, प्रकृति स्वयं चिकित्सक है। ये भी नेचुरोपैथी का सिद्धांत है। अब आप देखिए कि ये सिद्धांत भी बहुत पहले से चला आ रहा है, और अब तक है, और आगे भी रहेगा, कि नेचर इटसेल्फ डॉक्टर, कि जो प्रकृति है उसका, हम उसका इलाज नहीं कर सकते, वो सबका इलाज करती है, और वो अपना भी इलाज कर लेती है। अब ये जो आप देख रहे हैं कि हम ये बोल रहे हैं कि हर 100 साल में इस तरह की महामारियां आती हैं, ये आई हैं, जो हमारे रिकॉर्ड बताते हैं पिछले, कि हर 100 साल में इस तरह की एक महामारी आती है, जिस समय पे ऐसी कंडीशन बन जाती है। क्योंकि इतने टाइम तक जब पूरे इस नेचर पे भार है, इतना ज्यादा भार था कि जिसको वो लेकर के जब चल नहीं पा रही, ऐसी कंडीशन अगर बन रही थी, तो नेचर ने एक ऐसा रूप धारण किया कि अपने आप को पूरा का पूरा पलट। अब आप देख रहे हैं कि अगर इस समय पे आप नेचर को देख रहे हैं, तो इस समय पे जितना भी पॉल्यूशन का रेट था वो कितना डाउन चला गया इन 3 महीनों, जो ये लॉकडाउन वाला पीरियड था, वो उस समय पे अगर आप देखेंगे, तो कितने बड़े-बड़े सिटीज, आप दिल्ली, बॉम्बे, जितनी जगह पे आप देखो, सहारनपुर से हिमालय दिखाई दे रहा। आप ये सोचो, जिसको हम सोच भी नहीं सकते थे, इतना क्लीननेस आ गई एनवायरनमेंट में,
बंगाल जी को आप देखिए कि कितने तरह की सरकारें आ गई, कितने तरह के ट्रस्ट लग गए, कितने तरह के चीजें उसमें आ गई उसको साफ करने के लिए, लेकिन किसी की मजाल उसको साफ कर पाए, वैसी की वैसी थी। लेकिन जब उन्होंने खुद से किया, नेचर ने किया, तो आज आप गंगा जी को देख लो कितना उसने अपने आप को क्लीन कर लिया। तो ऐसे हमारा नेचर भी है, जो बाहर का नेचर है वही बॉडी का नेचर भी है। तो वो बॉडी का नेचर भी अपने आप से काम करता है, क्योंकि लेकिन हमने जैसे बाहर के नेचर को खराब किया है, वैसे ही हम अंदर के नेचर को भी खराब करते हैं। मनुष्य जो है सबसे समझदार प्राणी हम अपने आप को मानते हैं, लेकिन हम बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं। हम अपने जानबूझ के करते हैं, कुछ अनजाने में करते हैं। तो ये चीजें जब हमसे होती रहती हैं, तो हमारी जो ये वाली प्रकृति है, ये इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है। लेकिन इसकी भी जो चिकित्सा है वो नेचर खुद ही करता है, ये वाला नेचर अपने आप करता है। आप अगर देखो कि अगर मैं खाना खाऊंगी, खाना खाते हुए सांस नली में अगर कुछ चला जाए तो खांसी आएगी। अब ये कौन सा डॉक्टर बताएगा आपको, बताओ? नेचर वाला डॉक्टर, जो प्रकृति है वो खुद करेगी। नाक में अगर कुछ चला जाए तो छींक लाएगी, आंख के पास में कुछ चला जाए तो पलके झपका देगा। अब आप बोलोगे ये तो फिजियोलॉजी है बॉडी, ये तो फिजियोलॉजी करेगा, लेकिन फिजियोलॉजी को भी चलाने वाला कोई है जो कि उसको पूरा तरह से सिस्टमेटिक ढंग से कार्य को कर रहा है। आपकी बोन टूट गई, कौन जोड़ता है, कैसे जुड़ती है? डॉक्टर तो हम लोग जितने भी डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको प्लास्टर लगा देंगे, आपको उसको फिक्स कर देंगे, ज्यादा आपका ऑपरेशन करके उसको अगर ज्यादा क्रैश हो गई है तो उसको रॉड लगा देंगे, वो इतना कर सकते हैं। लेकिन उसकी हीलिंग कौन करता है? कोई भी हीलिंग, कोई भी तरह की हीलिंग आप देखते हैं, हम पर डे हमारे बॉडी में टूट फूट होती है, पर डे हीलिंग होती है। पर डे अब आपके हाथ कट जाए, आपका कहीं पे कोई घाव हो जाए, तो वो सब चीजें हील कौन कर रहा है? नेचर कर। तो ये है नेचर की पावर, उसको समझना बहुत जरूरी है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि ये सब चीजें डॉक्टर से होता है, दवाइयों से होता है। मैं ये नहीं बोलती कि बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं होता, लेकिन आजकल की जो कंडीशन हम देखते हैं, ये कंडीशन ऐसी हो गई है कि हम जरूरत से ज्यादा, आवश्यकता से भी ज्यादा और बिना आवश्यकता के भी हम इनको कंज्यूम करते हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आते हैं जो कि इस तरह कंडीशन में होते हैं कि सिर्फ हमें इसलिए खाने की संतुष्टि होती है, फायदा कुछ नहीं हो रहा है। वो खुद ही बोलते हैं इतने साल से खा रहे हैं, फायदा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हमें डॉक्टर ने बोला भाई हम खा रहे हैं, तो क्यों खा रहे हैं भाई? और उसके साइड इफेक्ट लेकर के फिर हमारे पास आते हैं। तो आपको अपने आप इसको समझना पड़ेगा कि किस समय पे किस मात्रा में हमें क्या लेना चाहिए और क्या जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि आजकल जब आप इस साइंस को पढ़ लेंगे तो आप स्वयं डॉक्टर हो जाएंगे, किसी दूसरे डॉक्टर पे आश्रित भी नहीं रहेंगे और किसी दूसरे के द्वारा बेवकूफ भी नहीं बनाए जाएंगे। ये भी सबसे बड़ी, मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ इसमें। अब बच्चे छोटे होते हैं, मेरा बेटा खुद है अभी 9 साल का है। जब दूध के दांत टूटते हैं तो हम लोग भी थे बचपन में, सब लोग थे, तो कभी पता भी नहीं चलता था कब दांत टूट जाते थे। आजकल क्या कंडीशन हो रखी है बच्चों की, वो हाथ हिलाने नहीं देते, लगाने नहीं देते। तो हर पेरेंट्स ने क्या किया है, पहले ही बोल देते हैं नहीं हाँ घर पे नहीं तोड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर ही दांत तोड़ेगा। एक सिंपल सा उदाहरण दे लो, ठीक है? तो अब वहां पे जाकर के क्या कंडीशन होती है? अब पहले तो डॉक्टर क्या करता है, आप बच्चे को बिना बात की, जबकि दांत तो अपने आप हिलना है और गिरना ही है। थोड़ा सा अगर हम अमरूद खा लें, सेब खा लें, कोई कड़ा चीज खा लें, अगर गिर रहा है तो भी निकल जाएगा। लेकिन वहां पे डॉक्टर जाएगा, डॉक्टर उसको एनेस्थीसिया देता है। अब आप सोचो, एनेस्थीसिया कब दिया जाता है? जब कोई सर्जरी होती है। ये मैं खुद बता रही हूँ, अपना एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है। और एनेस्थीसिया ही देगा सीधे मुंह के अंदर, और वहां पे फिर सुन करेगा, फिर जाकर के उस दांत को खींचेगा जबरदस्ती, अगर वो नहीं भी हिल रहा है तो भी उसको निकाल करके उसको अलग करेंगे। ये कंडीशंस होती है। और उसके बाद फिर 3-4 दिन के लिए उसको एंटीबायोटिक। तो मैं जब लेके गई थी, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि आप लोग को भी जागरूक होना चाहिए। तो मैं लेके गई उसका, क्योंकि पीछे से दांत निकल चुका था, वो हाथ नहीं लगाने दे रहा था। तो मैं लेके गई, मैंने कहा आप इसको बस ऐसे निकाल दीजिए। तो वो मुझे कहने लगे कि वो इंजेक्शन वही तैयार व्यार किया, इंजेक्शन तैयार करने के बाद लगाने के लिए। तो मैंने पूछा कि ये किस लिए है? तो कह रहे मैम नहीं, वो बच्चे को दर्द होगा और उसके लिए इसको लगाना पड़ेगा। मैंने कहा ये जो दर्द होगा वो थोड़ी देर का होगा, लेकिन जो एनेस्थीसिया आप दे रहे हो ना, ये लाइफ लॉन्ग के लिए उसको दर्द देगा, और जो वो चला जाएगा ब्लड के अंदर। तो कहने लगे नहीं, पेरेंट्स खुद ही बोलते हैं कि बच्चा रोएगा, ये करेगा। मैं ये सबसे बड़ी गलत बात है, मैं इसको तुम रखो अलग, और जितना हिल रहा है आप उसको पकड़ो और निकालो। और उसने ऐसे करके पकड़ा और उसको निकाल दिया, दांत हाथ में आ गया हिला करके थोड़ा सा। अब वो देखो कि फालतू का एनेस्थीसिया बॉडी के अंदर। अब उसने फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखी, तब तक उनको पता नहीं था, मैंने अपना कार्ड दिखाया नहीं था। तो उन्होंने प्रिस्क्रिप्शन लिखा कि 4 दिन तक आपको ये दवाइयां इसको देनी पड़ेगी बच्चे को।
तो मैंने कहा ये दवाइयों का आप मुझे रीजन बताओ कि क्यों देनी पड़ेगी, इसका क्या है, दांत निकल चुका है या वो अपने आप ही ग्रोथ भी करेगा, अपनी जगह पे आ भी जाएगा, इनका क्योंकि एक ही इन्फेक्शन ना हो जाए, उसके लिए आपको 3 दिन तक दवाइयां देनी पड़ेगी। तो जब मैंने अपना कार्ड उनको दिखाया, मैंने कहा मैं एक नेचुरोपैथिस्ट हूँ और मैं PhD हूँ योग में और इस तरह से मेरा अपना थेरेपी है। तो वो फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला कि ठीक है मैम वो आपकी मर्जी है, फिर आप नहीं देना चाहते तो कोई बात, तो आप ये सोचो। और ऐसा एक नहीं, पता नहीं कितने जगह पे ऐसा होता है। तो इसलिए अवेयर होने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम इस तरह से जब बच्चों के अंदर पूछना शुरू कर देंगे, और बचपन से ही करते हैं, मैं तो कहती हूँ कि जब से पेट में बच्चा आता है तब से हम उसको मेडिसिन देना शुरू कर देते हैं, तो हेल्थ कहाँ जाएगी। हम आज कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कोई मतलब नहीं, 23 साल के बच्चे भी मर रहे हैं, 28 साल का भी मरा है कोरोना से, उससे भी मरा है। अगर आप उसकी हिस्ट्री निकाल करके देखो तो उसके कितना कंज्यूम हो रखा है उसके अंदर टॉक्सिक्स, ये हमें खुद नहीं पता है, क्योंकि ये 101% है। अगर हम प्रॉपर तरीके से अपने आप को नेचुरल लाइफ के साथ में रखते हैं और अपने आप को स्वस्थ रखते हैं, अपने को फिट रखते हैं, तो ये असर ज्यादा नहीं कर सकता। थोड़े बहुत सिम्टम्स आएंगे, थोड़े बहुत सिम्टम में ही आप क्लियर हो सकते हो। तो ये है प्रकृति, इसको समझना जरूरी है। प्रकृति इसमें स्वयं चिकित्सक है, ये कहा जाता है। ठीक है, अब थोड़े से चीज आ जाती है, क्योंकि और सिद्धांत तो बहुत सारे हैं और टाइम हो चुका है, आधे घंटे का टाइम था, आधा घंटा इनफ हो चुका है। इसके लिए मैं थोड़ा सा टिप्स आपको देना चाहूंगी कि जो आप कर सकते हैं इस समय पे नेचुरोपैथी के लिए, उसको आप घर पे यूज करिए कि इस प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहली बात तो आप एक सबसे मेन चीज का ध्यान रखेंगे कि ठंडी चीजें कुछ भी इस समय पे यूज ना करें। भले गर्मी है, हम मान रहे हैं कि जून का महीना है, गर्मी भी काफी पड़ रही है, तो लेकिन फिर भी आप जो है फ्रिज से निकाला हुआ पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, इस तरह की जो चीजें हैं इनका प्रयोग ना करें। इसमें बहुत केमिकल्स भी होते हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हार्मफुल है, और इस प्रॉब्लम के लिए तो बहुत ही ज्यादा हार्मफुल। इसके अलावा अगर आपको यूज करना है तो इसके लिए सबसे बढ़िया, सभी डॉक्टर्स भी बता रहे हैं इसमें, कि आप इसमें काढ़ा यूज करिए, जो काढ़ा आयुष काढ़ा जो बताया जा रहा है उसके साथ में सभी घर में जितने भी बड़े हैं उनको पता भी है। उसके अलावा आप गर्म पानी लीजिए, गर्म पानी में थोड़ी सा सेंधा नमक और हल्दी, इसको मिक्स करके इसके गरारे कीजिए, सुबह में 2 बार, सोते हुए तो जरूर करिए, जब भी कोई बाहर से आ रहा है तभी भी जरूर करिए, जो कोई बाहर जा रहा है, बाहर से आ रहा है तो जरूर करिए। आप योग से जुड़े हुए हैं सभी लोग, मुझे लगता है जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इनको सबको वमन क्रिया, नेति क्रिया और शीतकर्म कपालभाति, शीतकर्म या व्युत्कर्म दोनों में से कोई भी आप अगर कर सकते हैं तो इसको आप अपने दैनिक रूटीन में फॉलो कर लीजिए, अपने डाल लीजिए उसको। तो आप कहीं भी जाएंगे आएंगे, कोई आपको फिर तब डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप डेली के डेली क्लीनिंग अपनी बॉडी की कर रहे हैं। खाने में आप ध्यान रखिए, बासी खाना बिल्कुल मत खाइए, फ्रिज में रखा हुआ खाना बिल्कुल मत खाइए, जितना हो सके उतना बनाइए। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बार बना दिया फ्रिज में रख दिया, आटा गूंथ दिया फ्रिज में रख दिया, वो वाली कंडीशन होती है, और फिर हम उसको एक बार गर्म किया, दोबारा गर्म किया, तीबारे को गर्म करके फिर हम उसको यूज करते रहते हैं, तो वो एक तरह से निष्प्राण भोजन हो जाता है। जब भी पहले तो नेचुरोपैथी कहा जाता है, ने जैसा दिया है उसको अगर हम वैसे यूज करते हैं तब हमें उतने उसके जो भी जो पोषक तत्व मिलते हैं। मैं कहूँ कि खीरा लगा हुआ है बेल पे और हमने खीरे को तोड़ा और हमने खाया, तो हमने सही चीज खाया। हमने खीरे को लिया, तोड़ दिया, 10 दिन तक अंदर रखा हुआ है, और उसके बाद हम निकाला, फिर उसको हमने काटा, फिर उसमें खूब सारा मसाला मिलाया, फिर हमने खाया, तो हमें बहुत कम उसमें से चीजें मिली, क्योंकि वो चीजें खत्म होती जाती हैं। आप खुद ही देखो ना, जिसको हम तोड़ करके निकाल देते हैं, जो जितनी भी अभी हम वेजिटेबल खाते हैं, जितनी भी चीजें खाते हैं, हमें कुछ नहीं पता वो कितने दिन पुरानी है, उसके बाद भी हम बहुत सारा स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमें यूज करना पड़ेगा अपने दैनिक लाइफ में। तो मुझे लगता है कि टाइम काफी हो गया है, तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बतानी थी। नेचुरोपैथी में बोलने को तो बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारा चीजें इसमें बताई जा सकती हैं, लेकिन एक टाइम बाउंडेशंस भी होती हैं, उसके अंदर रह करके हमें अपना काम करना होता है। तो ये चीजें मैंने जितनी आपको बताई, मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आई होंगी और आप अपने लाइफ में उसको यूज भी करेंगे। तो के लिए बहुत बहुत नहीं, आप अपने दिन आप समाप्त करती हूँ और गरिमा को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस आमंत्रण के लिए। थैंक यू गरिमा। मैम बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरी महागुरु हैं, और मैम के ही निर्देशन में मैंने अपना योग का शिक्षण कार्य जो है संपन्न किया है।
फर्स्ट टाइम मैम के ही अंडर में मैंने 2 इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स खेले हैं और फर्स्ट टीम मैम एक कोइंसिडेंस ऐसा था कि हम लोग गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी गए थे 2002 में और 2004 में मैंने साउराम स्वरूप ज्वाइन किया था और 2004 से मैं अपनी टीम लेके कोइंसिडेंस गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में हम फिर से पुनः वहां मिले थे। तो वो एक बहुत ही अविस्मरणीय पल है और मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना अच्छा व्याख्यान दिया। आशा मैम अगर हमें सुन रही हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आप अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट की रिक्वेस्ट भेजो मैम। ये तो मैं कर रही नहीं। हेलो। हाँ मैम अब आ रही है। हेलो जी मतलब बिना इच्छा के नहीं होना है। यस मैम। हो गया पूरा उनका? यस मैम, यस मैम। दूसरे वाले उनसे तुम्हारा हो गया? अभी नहीं मैम। तो पहले मैम को तुम धन्यवाद दे लो फिर हम दोबारा। हाँ मैम के लिए मैंने बोला है कि मैम ने हमें इतने अच्छे नेचुरोपैथी के टिप्स दिए हैं कि कैसे हम आज के वर्तमान परिदृश्य में इस कोविड-19 के खतरे से बचा सकते हैं, क्योंकि जो संक्रमण फैल रहा है मैम ने बताया कि वो 2 जगह से सबसे ज्यादा जा रहा है, नेजल पैसेज से और थ्रोट में। तो उसके लिए कुंजल और नेति जो क्रिया है वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे साथ। और हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही है, जानकारियां आ रही है हमारे आसपास के क्षेत्र की कि मैम जो बरेली क्षेत्र में जो हमारे क्वारंटीन सेंटर बने हुए हैं वहां पर भी हमारे योग शिक्षक जो हैं योग थेरेपी के लिए जाते हैं, योगा का पूरा सेशन देते हैं और सबसे अच्छे रिजल्ट हमारे कुंजल और नेति के आ रहे हैं, क्योंकि वो संक्रमण को बहुत जल्द वहां से खत्म कर रहे हैं और वो लोग जल्द से जल्द स्वस्थ होकर के अपने घर लौट रहे हैं। जिनको रिकवरी में 10, 20, 50 डेज जो भी लॉन्ग टाइम लग रहा है, अगर वो योगा का अभ्यास कर रहे हैं और इन क्रियाओं को अपना रहे हैं, उनसे वो 10-5 दिन पहले ही रिकवर हो रहे हैं और बहुत अच्छे हमें परिणाम मिल रहे हैं। मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों को बताई और हमारे बच्चों के साथ साथ विद्यार्थियों के साथ साथ यहाँ पर कुछ हमारे लेक्चरर्स भी हैं, विशेषज्ञ भी हैं, उन लोगों ने भी अवश्य आपके व्याख्यान का लाभ लिया होगा। हमारे आज के अगले वक्त है, क्योंकि आज हमें 2 सेशन करने पड़े थे, किसी कारण बस मैम हमारी कल नहीं बोल पाई थी, तो मैम को हमने आज लिया है और आज के हमारे साथ ही घर पे, तो उस वजह से मैंने तुमसे रिक्वेस्ट की थी। जी तो इसीलिए मैम हुआ। और डॉक्टर कंचन जोशी अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं, डॉक्टर कंचन शायद अभी जुड़ नहीं पाए हैं। हाँ कंचन जी जोशी वो फोन कर लो, क्योंकि उनका जो आज का टॉपिक है वो आसन फिजियोलॉजी, आसन और प्राणायाम की फिजियोलॉजी है। अभी तक हमारा एक सेशन प्राणायाम की फिजियोलॉजी पे हुआ है, लेकिन नेचुरोपैथी एक ऐसा हमारा सेशन था जिसकी नॉलेज बच्चों के पास बहुत कम थी और हमारे विद्यार्थियों के पाठ्यक्रम में एक पेपर है नेचुरोपैथी का, सिद्धांत को लेकर के बहुत टेंशन था इन लोगों को। हम अपनी भाषा में थोड़ा थोड़ा ही बता सकते थे, क्योंकि संडे में एक ही क्लास इन लोगों को मिलती है और लॉकडाउन में वो सारी क्लासें चली गई थी, तो ऑनलाइन हमने अपना स्टार्ट किया था। और मैम आज अवश्य आपके मार्गदर्शन से इन लोगों के सिद्धांत बिल्कुल क्लियर हुए होंगे कि वास्तव में नेचुरोपैथी का क्या रोल है हमारे जीवन में। अभी तो हम सुनते चले आ रहे हैं, अभी यहाँ पे INO का चल रहा है। मैम एक बात हम शायद बताना भूल गए, मैम हमारी प्रदेश अध्यक्ष हैं इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन की, और इसीलिए मैम को इतनी जानकारी है, इसीलिए उन लोगों ने मैम को हमारे लिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे गुरुओं का मार्गदर्शन हमेशा हमें प्राप्त होता रहता है और ऐसे ही आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे, ऐसी हमारी आपसे प्रार्थना है। और हम अगले अपने वक्तव्य के लिए इंतजार सर हमारे साथ जुड़े। ठीक है गरिमा, तुम अपना सेशन स्टार्ट करो, मैं फिर थोड़ा अब लीव लूंगी क्योंकि मुझे थोड़ा काम करना है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक यू मैम, थैंक यू। ओके, तुम लोग भी बस अपना अच्छे से काम करते रहो, बहुत अच्छे से। मैम आपको बीच बीच में परेशान करते रहेंगे। कभी भी कभी भी। जी मैम, थैंक यू मैम। मैम हमारी फिजिकल ट्रेनर थी और उस समय मैम भूल जाती थी,
कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। जैसा कि मैम ने कहा कि दर्द के लिए टैबलेट्स वगैरह दिए जाते थे, वही हम बच्चों से कहते हैं कि प्रैक्टिकल जो है एक बहुत ही निर्देशन में करने वाला अभ्यास है, क्योंकि जबरदस्त करने वाला एक हड्डियों की श्रेणी में आ जाता है। कोई भी मांसपेशी कभी भी पुल हो सकती है जिसपे हम ध्यान नहीं देते हैं, और अगर कोई मांसपेशी में कहीं किसी भी प्रकार का कोई इन्फेक्शन आ गया या कि इंजरी आ गई, तो उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है और लंबा समय लग जाता है। अगर लीगामेंट इंजर्ड हो गए हैं तो कम से कम हमारे 6 मंथ ले लेते हैं रिकवरी में। इसलिए हमें कभी भी जबरदस्ती किसी भी आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। इससे पहले हमारे सेशन में बताया गया था कि प्राणायाम हम लोग नॉर्मल जहां कहीं पे भी बैठे हैं वहीं शुरू हो जाते हैं। हम उसकी व्यवस्था पे उसके नियमों का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि हम वास्तविक में जानते ही नहीं है कि प्राणायाम है क्या। केवल श्वास लेना, श्वास छोड़ना, हम इसी प्रक्रिया को प्राणायाम मान लेते हैं, जबकि सर ने क्लियर कर दिया था कि प्राण, श्वास लेना, श्वास छोड़ना और प्राणायाम, इन तीनों में बहुत अंतर है। अभी तो हम केवल श्वास ले रहे हैं उथली, और जब हम श्वास लेना सीख जाते हैं तब कहीं प्राणायाम की बात आती है, तब हम कुंभक लगाते हैं। जब तक हमारी नाड़ियां शुद्ध नहीं हो जाती, हम किसी भी प्राणायाम का कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकते। जिस प्रकार उन्होंने उदाहरण दिया था कि जो वायर है, अगर वायर में अगर कम पावर वाली वायर में आप अधिक करंट की सप्लाई करेंगे तो वायर बेकार हो जाएगी। पुरानी वायर में आप हाई लेवल का करंट लेंगे तो भी वो वायर बिल्कुल बेकार हो जाएगी। वैसे ही हमारा शरीर है, पहले हम अपनी नाड़ियों को शुद्ध करेंगे। अगर हम नाड़ियों को शुद्ध नहीं करेंगे, डायरेक्ट कुंभक का अभ्यास करने लगेंगे, तो ये हमारे लिए हानिकारक होगा। आप कभी भी देख लीजिएगा, आप भस्त्रिका, भ्रामरी, कपालभाति, और भ्रामरी को नहीं करेंगे, अगर कपालभाति, भस्त्रिका और सूर्यवेदी, अगर तीनों प्राणायाम आपने नॉन स्टॉप करने शुरू कर दिए और आप नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपको उसका दुष्परिणाम भुगतने को मिलेगा, और आप अच्छे से पहचान जाएंगे कि कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। इसलिए पहले हमें अपनी श्वासों के नियंत्रण पे, इसीलिए प्राणायाम का एक सामान्य अर्थ बताया जाता है कि कैसे हमें श्वास लेना है, छोड़ना है, श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण पाना। जब हम श्वास प्रश्वास की गति पर नियंत्रण पा लेते हैं, तत्पश्चात हम आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की स्टेज में। लेकिन आज अगर हम किसी को सिखाते हैं तो सबसे पहले एक ही बात बोलते हैं, योगा इज अ सॉलिड प्रोसेस बट स्लो प्रोसेस। आप लोगों का क्या होता है, आज हम आए हैं तो सब कुछ हमें आज ही बता दो, पता नहीं कल हम मिल पाएंगे कि नहीं मिल पाएंगे। जितने प्राणायाम है वो सारे एक साथ, जितने आसन है वो सारे आप बता दो, प्रैक्टिस तो हम घर पे कर लेंगे। और अगर कोई इंजरी हो जाती है तो उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा? वो गरिमा मैम ने बताया था, अरे वो उन मैम ने क्या बताया, हमने कर लिया, ऐसा हो गया। दोष किसका है? आपने अपना गलती नहीं माना, आपने अपना दोष नहीं देखा और आपने दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर दिया। जबकि हम बराबर कहते हैं अपने जितने भी विद्यार्थी हैं, जो भी हमारे संपर्क में आते हैं, कि धीरे धीरे श्वासों के साथ हमको आसन करना चाहिए। हमें अपनी कमर को, गर्दन को सीधा रखना चाहिए। भले ही हमें 10 बार बीच में ब्रेक लेना पड़े, 10 बार ब्रेक लेना पड़े, हम ले सकते हैं। नॉन चलने की कोशिश मत कीजिए, लेकिन बहुत ही संतुलित अवस्था में हमें इस अभ्यास को लेके चलना है, तभी हम इसका लाभ ले पाएंगे। जो लाभ हमारे ऋषियों मुनियों ने ग्रंथों में दिए हैं, उन लाभों को हम पूरी तरह प्राप्त कर सकते हैं, पूरी सावधानी के साथ। धीरे धीरे हमें अपने प्राणायाम का अभ्यास बढ़ाना है। पहले हमें श्वास प्रश्वास, फिर उसके बाद हमें बंधों पे आना है। अगर आप डायरेक्ट बंद लगा लेते हैं तो डायरेक्ट बंद लगाने में भी एक समस्या है। डायरेक्ट बंद लगाने में क्या होता है कि जो हमने इनहेल किया, हमने ऑक्सीजन को लिया, ऑक्सीजन हमारे लंग्स में गई, एल्बोलाई में गई, उसके बाद वहां पर जाकर के कन्वर्ट होती है ब्लड में, ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, और आपने लगाए हुए हैं और आपने क्या किया, वहीं पे श्वास को छोड़ दिया, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसी तीव्र गति से हमारे वेगस नर्व के थ्रू हमारे ब्रेन पे अटैक करेगी, जिससे आपके सिर में भारीपन, सिर में दर्द, ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी और आप कहेंगे इस प्राणायाम से तो हम परेशानी में आ गए, हम दिक्कत में आ गए। हमें उसी स्लो प्रोसेस में, जिस पैटर्न से, जिस लेवल से, जिस रेशियो से हमने श्वास को लिया था, रोका था, फिर वो उसी पैटर्न पे धीरे से हम अपनी लॉक खोलेंगे, चिन को स्ट्रेट करेंगे, नेक, अपनी स्पाइन स्ट्रेट करेंगे, फिर हम श्वास छोड़ेंगे, तो वो तीव्र गति से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगी, वो ऊपर ना जाकर के बाहर की तरफ आएगी।
आज के हम अपने इस व्याख्यान में हम इसी की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वो आसन और प्राणायाम की फिजियोलॉजी को स्पष्ट करने वाले हैं। अभी शायद ज्वाइन कर रहे हैं, कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, कनेक्ट होने वाले हैं, जैसा कि हमें स्क्रीन पे दिख रहा है। एक बार कॉल लगा लो। कुछ ही क्षणों में हम अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि हमने उन्हें 3:15 का समय दिया था, मुझे लगा था मैम हमारा लंबा हो लेंगी, तो वो ठीक अपने समय पे आ रहे हैं। कोई बात नहीं। आवाज आ रही है गरिमा? ठीक है। सर हमारे साथी हैं और शायद हम इस लिस्ट में उन्हें सर्च करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। सर अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो वो अपना हैंड रेज कर दें जिससे कि हम उन्हें पहचान सके। आप अपना अनम्यूट करिए सर। आप अपने फोन को अनम्यूट करिए सर। आप अपना हैंड रेज कर दीजिए सर, हमें शो हो जाएगा यहाँ पर। कंचन सर अगर हमें सुन रहे हैं तो अपना हैंड रेज कर दें। फोन से पूछ लो किस नेम से एंट्री की, क्योंकि कंचन जोशी के नेम से एंट्री नहीं दिख रही है। ऑल अनम्यूट कर दो, ऑल अनम्यूट कर दो, फिर बाद में लॉक कर देंगे। आपको वीडियो में देखूंगा कोई ऑल अनम्यूट करो। सर अब आप अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर सकते हैं, हम आपको सुन सकते हैं सर। सर आप सेल्फ अपना माइक्रोफोन अनम्यूट कर लें। हाँ सर अब हम आवाज आपकी सुन पा रहे हैं, आपका वीडियो नहीं दिख रहा है। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है सर। आप देखो वीडियो। हाँ वीडियो नहीं आ रहा है सर आपका। वीडियो आ रहा है? नहीं वीडियो नहीं आ रहा है सर। हाँ सर अब नेम शो हुआ आपका, अभी तक गैलेक्सी A50 दिख रहा था, अब नेम शो हुआ है। हाँ दिख रहा है। हाँ सर वीडियो नहीं दिख रही है वीडियो। आपकी। सर अब आप अपना अनम्यूट करिए, आपको रिक्वेस्ट भेज दी गई है। सर अब आप अपने आप को अनम्यूट कर लें, क्योंकि अगर हम एवरीवन को अनम्यूट कर देंगे तो सर ये बीच में डिस्टरबेंस करते हैं, इसलिए क्षमा चाहेंगे, हमें सभी लोगों को म्यूट करना पड़ता है। सर आप हमें सुन पा रहे हैं? सर अनम्यूट करिए, आपके पास रिक्वेस्ट गई है अनम्यूट की। उस समय आवाज आई थी।
हाँ, सर को फोन कर दो, अनम्यूट कर लें। सर को फोन करो अनम्यूट के लिए। सर का हाँ, आपने अनम्यूट कर लीजिए वहां से। आप अलाउ करो, फिर से अलाउ करो, फिर से रिक्वेस्ट करो। अब आया? तो ऑल अनम्यूट करो फिर, अब मजबूरी आगे। हाँ, अब आपका वीडियो आ गया है। अब आप हेलो। हाँ, अब आपका आ गया सर। हेलो। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कंचन जोशी सर। मैम आ रहा है वीडियो? हाँ, आवाज आ रही। अनम्यूट करो मैम को। मैम अनम्यूट कर लीजिए। यस, ठीक है, हाँ जी मैम। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है मैम। आज क्योंकि इस हेलो। व्याख्यान श्रृंखला में 2 लेक्चर होने थे, तो आप पहला लेक्चर सरस्वती का हो चुका है, अब ये दूसरा लेक्चर प्रारंभ हो रहा है। आज के हमारे द्वितीय व्याख्यान करता है डॉक्टर कंचन जोशी जी। संप्रति आप गुरु राम सहाय विश्वविद्यालय देहरादून में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। आपका विषय है फिजियोलॉजी, आसन और प्राणायाम का। डॉक्टर कंचन जोशी जी, इस व्याख्यान श्रृंखला में आपका मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और वंदन करती हूँ। शरीर क्रिया विज्ञान में आसन और प्राणायाम के महत्व को समझना परम आवश्यक है, क्योंकि जब तक हम अपने शरीर की क्रियाओं को ढंग से नहीं समझ पाते हैं और आसन और प्राणायाम प्रारंभ करते हैं, तो कभी कभी उसका गलत इफेक्ट भी हमारे शरीर पर पड़ता है। तो उसी को बताने के लिए, क्योंकि समय बहुत हो चुका है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप अपना वक्तव्य प्रारंभ करें। कंचन सर, आप अपना और आपके सभी जी। उनका उधर से हो रहा, मेरा सर अभी शायद रीज्वाइन कर रहे हैं। मैंने बोल दिया आए थे थोड़ी देर के लिए, फिर ये हमारा सौभाग्य कहें कि सारी प्रतिभाएं जो हैं उत्तराखंड में ही हैं, और आजकल उत्तराखंड में समस्याएं भी हैं जिसकी वजह से हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। लेकिन कुछ लेक्चर्स हमारे बहुत अच्छे चल रहे हैं और कुछ में हमें थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। सर को शायद हमें सर्च करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। सर अपनी वीडियो ऑन करिए, यहाँ से रिक्वेस्ट गई हुई है। कंचन सर, हाँ भैया। हाँ, आपका वीडियो ऑन है, आपका अनम्यूट करो आपने। आप ऑल अनम्यूट करो बेटा, ऑल अनम्यूट करो। हाँ।
यस सर, अब आप सेल्फ अनम्यूट करिए और अपने व्याख्यान को आरंभ कीजिए। सर अनम्यूट कर लीजिए। यस, आप अनम्यूट हैं सर। आ रही है मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। वीडियो आ रहा है? हाँ जी, वीडियो भी आ रहा है सर। वीडियो तो बहुत प्रणाम आप जरूरी है। आ रही है आवाज? आवाज आ रही है आपकी। वीडियो भी आ रहा है? हाँ, वीडियो भी आ रहा है सर। प्रणाम आप सभी को और आपके सभी प्रियों के लिए बहुत बहुत प्रार्थना। मैं डॉक्टर कंचन जोशी, श्री गुरु राम राय विश्वविद्यालय देहरादून, डिपार्टमेंट ऑफ योगिक साइंस। सबसे पहले समय बहुत ज्यादा हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा योग विभाग, साहू राम स्वरूप महिला महाविद्यालय बरेली और आपके जितने भी परिवार के सदस्य हैं जो इस अभियान को सफल बनाने में और जन जन तक योग को पहुंचाने में लगे हैं, उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। आज जो हमारा विषय है वह है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ आसना एंड प्राणायाम विद रेफरेंस टू आवर योगिक टेक्स्ट। कि योग में आसन और प्राणायाम कैसे करना चाहिए, क्या उसकी राइट टेक्निक है। दिस इज द सब्जेक्ट आई वांट टू स्पीक विद यू टुडे। आसनों की बात अगर हम कहें कि एंशिएंट रेफरेंस बुक वत पतंजलि सेट, महर्षि पतंजलि ने आसनों को परिभाषित करते हुए कहा कि स्थिर सुखम आसनम, यानी बॉडी का एक ऐसा पोस्चर जिसमें आप स्टडी हैं, स्थिर हैं और सुख की अनुभूति करते हैं, कंफर्टेबल, वह आसन है। लेकिन आज हम बहुत से लोग अपनी दैनिक जीवन में आसन which is very common, familiar and popular part, we are doing asana, enjoying the result and getting good health. But some specific point about asana which every yoga practitioner must know before practicing yoga. महर्षि पतंजलि said स्थिर सुखम आसना, यानी शरीर का वह पोस्चर जो स्थिर है और जिसमें आप सुख की अनुभूति करते हैं, वह आसना है। Some people say yogic exercise. Asana are yogic but not exercise. I am not comparing asana and exercise. I am just telling the difference. Asana are yogic but not exercise. क्योंकि exercise में हम अपने आप को exertion करते हैं और योगासना में हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। जब हम आसन करते हैं तो हमारा आइसोमेट्रिक एक्शन होता है। दो तरह के एक्शन होते हैं, एक होता है आइसोटोनिक एक्शन। आइसोटोनिक एक्शन किसे कहते हैं? जिसमें हमारी मसल लेंथ इनहांस होती है और जो टोन है वो कांस्टेंट रहता है। फॉर एन एग्जांपल कि अगर आप 50 kg का वेट उठाते हैं तो मसल की लेंथ तो इनहांस होती है और जो वेट है, टोन, वो 50 kg ही रहता है। आसन में हम आइसोमेट्रिक में मसल लेंथ कांस्टेंट रहती है और वी इनहांस या वी रिड्यूस द टोन, और हम टोन को रिड्यूस करते हैं। क्योंकि हम रेफरेंस से ही बात करेंगे, महर्षि पतंजलि ने स्थिर सुखम आसनम, यानी बॉडी का ऐसा पोस्चर जो स्टडी है और कंफर्ट है, वो आसन है। इस बात को फिजियोलॉजी से समझेंगे
कि आसनों में 3 चीजें हम करते हैं। स्टेप 1 मूवमेंट एंड अटेन आसन, कि बॉडी को मूव करते हैं और आसन को अटेन करते हैं। सेकंड वन इज मेंटेन द पोस्चर एंड थर्ड वन इज रिलैक्सेशन। तो 3 स्टेप हमारे किसी भी आसन को करने में रहते हैं। अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि, आसन क्या है? जो सेकंड स्टेप, जिसमें बॉडी का कोई भी मूवमेंट नहीं रहता, नो मूवमेंट। टू अटेन द पोस्चर, मूवमेंट इज इनिशियल। किसी भी आसन को पहुंचने के लिए हम मूवमेंट करना आवश्यक है, पर हम उसे आसन नहीं कहेंगे। तो कोई भी हम पोस्चर अटेन करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट जो स्टेप है, मूवमेंट करते हैं बॉडी को और अटेन करते हैं पोस्चर को। सेकंड चीज क्या करते हैं? उसको रिटेन करते हैं। और थर्ड चीज, हम रिलैक्स करते हैं। सपोज कीजिए एक व्यक्ति 15 मिनट में 15 आसन करता है, तो अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि आसनों का टाइम तो 0 है, बिकॉज हम पोस्चर को मेंटेन ही नहीं कर रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति 15 मिनट में 5 आसन करता है, तो वह व्यक्ति 2 मिनट पर आसन को देता है और 5 मिनट उसके रिलैक्सेशन और उस पोस्चर को अटेन करने में चल रहे हैं। तो उसका आसन यानी करता कितने मिनट है? उसने 10 मिनट आसन किया। तो आज इसी चीज पे हम इसी की फिजियोलॉजी पे चर्चा करेंगे कि महर्षि पतंजलि ने आसन बॉडी के उस पोस्चर को कहा है जिसमें आप स्टडी और कंफर्ट रहे। उससे उसके बाद महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं कि प्रयत्न शैथिल्यानाम अनंत समापत्तिभ्याम, यानी आसनों के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो प्रयत्न यानी एफर्ट, किसके लिए? प्रयत्न शैथिल्यान, अपने आप को रिलैक्स करने, यानी आसन वह है जिसमें हम एफर्ट करते हैं अपने आप को रिलैक्स करने। और दूसरा एस्पेक्ट क्या है? अनंत समापत्तिभ्याम। अनंत मीन्स इनफाइनाइट और समापत्ति मीन्स कंसंट्रेशन। कि सबसे पहले हम अपने आसन करते समय अपने आप को रिलैक्स करते हैं, उसके बाद अपने माइंड को अपनी बॉडी से हटाकर अनंत में ले जा लेते हैं। तो ये थोड़ी हायर प्रैक्टिस है, जो क्योंकि महर्षि पतंजलि ने कहीं भी थेरेपेटिक योगा का वर्णन नहीं किया कि आसनों के ये थेरेपेटिक इफेक्ट होंगे, इस डिजीज में ये आसन कराएंगे। जो उन्होंने आसनों का उद्देश्य क्या बताया कि 2 एस्पेक्ट हैं, लिटरली मीनिंग प्रयत्न मीन्स एफर्ट, शैथिल्य मीन रिलैक्स, यानी बॉडी का ऐसा मूवमेंट जिसमें हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। अनंत समापत्तिभ्याम, अनंत मीन्स फिर अपने अपने माइंड को बॉडी से हटाकर अनंत में लगाएंगे, लाइक एन स्काई, लाइक ओशियन, अनंत। समापत्तिभ्याम मीन कंसंट्रेट। अगर हम आसन को इस तरीके से करते हैं, वी डेफिनेटली फाउंड गुड रिजल्ट, हम अच्छे रिजल्ट हमें प्राप्त। तो महर्षि पतंजलि फिर उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं महर्षि पतंजलि, ततो द्वंद्वो नभिघातः। अगर हमारे आसनों की प्रैक्टिस ऐसी होगी, ततो द्वंद्वो नभिघातो, ततो मीन्स स्टडी, कंफर्टेबल एंड रिलैक्सेशन, 3 की पॉइंट ऑफ आसन। अगर हमारी ये 3 पॉइंट रहते हैं तो आसन का जो रिजल्ट है वो मेंटल डुअलिटी को खत्म कर देगा। डुअलिटी मीन्स इन फिजिकल लेवल हॉट एंड कोल्ड, इन मेंटल लेवल आई लाइक दिस, आई डू नॉट लाइक दिस। जो मेंटल स्ट्रगल हम लोग करते हैं कि किसी चीज को प्राप्त करने के लिए हम बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रगल करते हैं और फिर वो अगर प्राप्त ना हो तो हम सैड हो जाते हैं। तो महर्षि पतंजलि ने कहा कि आसनों के माध्यम से ततो द्वंद्वो नभिघातः, कि मेंटल डुअलिटी आपकी खत्म हो जाएगी। वी आर स्ट्रगलिंग विद डुअलिटी, हम डुअलिटी के संग स्ट्रगल कर रहे हैं, इसीलिए बहुत प्रकार के बॉडी और माइंड का कोरिलेशन बिल्कुल खत्म हो। तो महर्षि पतंजलि कहते हैं कि आसन हम फिजिकल लेवल पे करते हैं, प्रैक्टिस ऑफ आसना इज इन फिजिकल लेवल, बट रिजल्ट इज टोटली मेंटल। तो जो रिजल्ट हैं वो हमको मेंटल लेवल पे मिलते हैं। तो ये 3 डेफिनेशन को
फिजियोलॉजिकल हम अभी आपको इस लेक्चर में समझाने वाले हैं. सब्जेक्ट ऑफ दिस लेक्चर इज फिजियोलॉजी ऑफ आसना एंड प्राणायाम. व्हेन वी डू आसना, व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू. जब आप आसन करते हैं तो आपके अंदर क्या होता है, दिस इज द मेन क्वेश्चन. ये आपको आपके अंदर भी जागृत होना चाहिए. आसना को हमने 2 पार्ट्स में डिवीजन किया है. एक प्रैक्टिस को कहते हैं डायनेमिक प्रैक्टिस. डायनेमिक प्रैक्टिस उन्हें कहते हैं जिसमें हम आसनों को 15 सेकंड से कम होल्ड करते हैं. दूसरी है स्टैटिक प्रैक्टिस, जिनमें आसनों को हम मोर देन 15 सेकंड तक मेंटेन करते हैं. डायनेमिक पोस्चर, फॉर एग्जांपल सूर्य नमस्कार, स्वामी सत्यानंद जी की पवन मुक्तासना पार्ट 1 एंटी रूमेटिक सीरीज, विन्यासा फ्लो. ये जो भी आप आसन करते हैं कि जिसमें एवरी 3 ब्रेथ, एवरी 5 ब्रेथ वी चेंज द पोस्चर. तो इन सब प्रैक्टिसेस को हमने डायनेमिक प्रैक्टिस के उसमें रखा हुआ है कि डायनेमिक प्रैक्टिस जब आप करते हैं तो क्या उसके फिजियोलॉजिकल इफेक्ट आपकी बॉडी में होते हैं. और जब आप स्टैटिक प्रैक्टिस करते हैं, we maintain the posture more than 15 seconds. What are the physiological effect in our body? So today I want to discuss all these things. Dynamic practice जब हम करते हैं तो जो सबसे उसका important key point है, जो सबसे पहला स्टेप है, वो है rhythm. कि there is a rhythm. Rhythm is more inherent to our mother nature or our body. Our body has a rhythm. Our heart has a rhythm. Our pulse rate has a rhythm. Our hormonal system has a rhythm. Rhythm is very important aspect of asana. क्योंकि आसनों में हम जो भी करते हैं एक रिदम के संग करते हैं. कि we have a rhythm of 3 breath, we inhale 3 times and then go to the next posture. आपने 3 टाइम ब्रेथ ली, उसके बाद आपने दूसरे पोस्चर में आप गए. और इस तरीके से आसन करने से आपका वह मूवमेंट आपकी बॉडी की एफिशिएंसी को इनहांस करता है और आपके जितने सिस्टम्स हैं, चाहे वो मस्कुलर सिस्टम हो, चाहे वो एंडोक्राइनल सिस्टम हो, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम हो. मस्कुलर सिस्टम की बात करें, सबसे ज्यादा अफेक्टेड मस्कुलर सिस्टम होता है. मसल्स का फंक्शन आपको मालूम होगा, इलॉन्गेशन और कॉन्ट्रैक्शन, यानी खिंचाव और कॉन्ट्रैक्शन, संकुचित होना. आसनों का जब हम अभ्यास करते हैं तो हम अपने वाइट मसल्स फाइबर, जब एक्सरसाइज होती है तो हम, क्योंकि मसल्स फाइबर की बनी होती हैं, तो वी फोकस ऑन वाइट मसल्स फाइबर. वाइट मसल्स फाइबर को हम एक्टिव करते हैं जिससे ऑक्सीजन का कंज्यूम ज्यादा होता है. इन आसना वी एक्टिव रेड मसल्स फाइबर. रेड मसल्स फाइबर जिनमें ऑक्सीजन का कंज्यूम कम होती है. तो सबसे पहला पॉइंट है कि हम आसनों के माध्यम से, आसनों में हम रिदम को अफेक्टेड करते हैं. तो जब हम कोई भी चीज रिदम से करेंगे तो हमारी बॉडी पर उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है. एनर्जी इफिशिएंसी इज द रिजल्ट ऑफ रिदम. कि हम जो भी पोस्चर करते हैं उसमें एनर्जी को इनएफिशिएंसी, उस अभ्यास का हमको रिजल्ट मिलता है. सेकंड पार्ट है अटेंशन. जब हम आसनों का अभ्यास करते हैं तो कंट्रोल द मूवमेंट, हमारा मूवमेंट कंट्रोल में रहता है. फॉर एग्जांपल, इफ आई वांट टू रेज माय हैंड फोर्सफुली, अगर मैं जर्क के साथ अपना हाथ उठाना चाहूं तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी हो सकती है और मैं अपने टेंडन्स, अपने लिगामेंट्स को
अपनी स्ट्रेंथ से ज्यादा स्ट्रेच कर सकता हूँ। लेकिन आसनों में जो हम मूवमेंट करते हैं बहुत धीरे धीरे, और हम अपनी लिमिट तक उसको स्ट्रेच करते हैं। एंटागोनिस्ट और एगोनिस्ट दो तरह के मसल्स का ग्रुप होता है। एक मसल्स का ग्रुप जो रिलैक्स करता है उसको एंटागोनिस्ट कहते हैं, और जो मसल्स का ग्रुप कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे अगर मैं हाथ को बेंड करता हूं तो ये कॉन्ट्रैक्शन ये एगोनिस्ट कहलाता है, और ये मसल्स ट्राइसेप्स जो रिलैक्स हैं इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। लेकिन जब हम फोर्सफुली कोई भी मूवमेंट करते हैं तो ये मसल्स जो रिलैक्स हैं ये भी एक लिमिट के बाद कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे मसल्स की स्ट्रेंथ कम होती है। लेकिन आसनों के माध्यम में आसन जब हम करते हैं तो हमारा माइंड पूरा बॉडी में इन्वॉल्व रहता है, और हमारा जो मूवमेंट है वो पूरी तरह कंट्रोल में रहता है, जिससे हमारा न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेहतर होता है। न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन इनहांस होता है और हमारा बॉडी और माइंड का कोरिलेशन हम बेहतर करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है ब्रीदिंग, कि जब हम आसन करते हैं विद एवरी मूवमेंट जहां भी कॉन्ट्रैक्शन होगा वी हैव टू एक्सेल, ऑर्गन एक्सपेंड होगा वी हैव टू इनहेल। तो हम इनहेल और एक्सेल जब अपने मूवमेंट के साथ करते हैं तो इससे हमारे अभ्यास में हमारे मस्कुलर सिस्टम में एक स्ट्रेंथ आती है। दूसरा, हमारा माइंड हमारी बॉडी से और ज्यादा कनेक्ट हो जाता है। तीसरी चीज, रिसर्च हैज शोन दैट कि हमारे शरीर में नेचुरल पेन किलर हार्मोन जिसे कहते हैं एंडोर्फिन, एंडोर्फिन का स्टिमुलेशन, एंडोर्फिन का सिक्रेशन होता है। एंडोर्फिन क्या है? एक नेचुरल पेन किलर आसन है, एक नेचुरल पेन किलर हार्मोन है जो आसनों के माध्यम से जिसका सिक्रेशन को हम बेहतर करते हैं। इसलिए हम जब भी हम आसन करते हैं वी से टुडे आई फील गुड, आज मैं अच्छा अनुभव करता हूँ। क्यों? बिकॉज वी स्टिमुलेट, इनहांस द सिक्रेशन ऑफ एंडोर्फिन। ये तो हमने बात करी कंक्लूजन में कि डायनेमिक पोस्चर। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज है स्टैटिक पोस्चर। स्टैटिक पोस्चर किन्हें कहते हैं? देखिए, पहला तो पोस्चर का मतलब क्या है कि आसन क्या है? स्टडी एंड कंफर्ट पोस्चर इज आसन, अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि। उसी बात को लेके चलते हैं। तो स्टैटिक पोस्चर में किन्हें कहते हैं? व्हेन वी होल्ड द पोस्चर फॉर मोर देन 15 सेकंड। क्योंकि अगर आपने हठग्रंथ पढ़े हो तो वहां तो किसी अभ्यासों को, आसनों की सिद्धि के लिए उनको 3 घंटा तक मेंटेन करना बताया गया। लेकिन हम इतनी देर नहीं, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से धीरे 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 इनहांस कर जितना आसनों को मेंटेन करेंगे उतना हमें बेनिफिट मिलेगा। जितना हमारा स्टडी और कंफर्ट पोस्चर होगा और जितनी हमारी होल्डिंग होगी पोस्चर्स की, उतना हमें बेनिफिट्स मिलेंगे। अब स्टैटिक पोस्चर्स में क्या होता है कि हम गोल्गी टेंडन रिफ्लेक्स, जिसमें क्या होता है कि हम अल्फा मोटर न्यूरॉन एक्टिव होते हैं, और जिनका एक बहुत पॉजिटिव और रिलैक्सिंग इफेक्ट हमारे मस्कुलर सिस्टम पर पड़ता है। दूसरा, जब हम स्टैटिक पोस्चर करते हैं तो हमारा ब्रेन एक ग्रुप ऑफ मसल्स, कि आपने अगर मत्स्य आसन किया या अर्धमस्तिष्क आसन किया तो आपने अपनी नेक मसल्स, ट्रेपेजियस, स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल्स, और आपने ट्विस्टिंग करनी है, तो आपके ब्रेन को एक ग्रुप ऑफ मसल्स से अपना कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। तो जितना देर आपका ब्रेन आपकी बॉडी में इन्वॉल्व रहेगा उतनी देर आपके ब्रेन में थॉट्स कम आएंगे, और जितने आपके थॉट्स कम रहेंगे उतना आपका ब्रेन इरिटेट कम रहेगा, और जितना ब्रेन को इरिटेट कम रहेगा उतना पीसफुल एंड कामिंग इफेक्ट ऑन योर ब्रेन। तो स्टैटिक पोस्चर्स में आपने फॉरवर्ड बेंडिंग करी तो क्या करा? मैंने कहा कि नो मूवमेंट। आसन को अटेंड करने के लिए मूवमेंट आवश्यक है,
और हम आसन किसे कहेंगे? जिसमें आपका मूवमेंट नहीं हो, बॉडी का ऐसा पोस्चर जिसमें आप मूवमेंट नहीं करते, जिसमें आपने मूवमेंट, नो मूवमेंट, स्टडी, स्थिर, कंफर्ट। अगर आप स्टडी नहीं है, शरीर में कंपन है, स्थिर नहीं है, तो आप कंफर्ट भी फील नहीं करते। तो स्टडी एंड कंफर्ट आर इंटर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। अगर सपोज करो कई लोग आसन ऐसे करते हैं कि आपने पश्चिमोत्तानासन किया और अपने आप को बेल्ट से, रोप से या किसी को बैठाल के अपने आप को स्थिर कर लिया। आप स्थिर तो हैं, स्टडी तो हैं, पर यू आर नॉट कंफर्ट, तो ये भी आसन नहीं कर रहा है। तो आसनों को क्या, अपनी इफिशिएंसी, जितनी आपकी इफिशिएंसी है उसका 70 to 80% करिए अपने, बियॉन्ड द लिमिट। तो इससे क्या होगा कि अगर आप पहली आप 100% कर लेंगे तो उसमें क्या होता है, इंजरी होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। तो अगर आप 70 से 80% करेंगे तो आप धीरे धीरे ब्रीदिंग के साथ उस आसन का 100% भी चला जाएंगे। तो इससे क्या होता है, इंजरी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ऐसी जब हम स्टैटिक पोस्चर करते हैं तो क्या होता है कि जो उसका फिजियोलॉजिकल रिजल्ट है या द इफेक्ट इज डिफरेंट, डायनेमिक और स्टैटिक। फिजियोलॉजिकल रिएक्शन that take place in your body is different. अब आपने ताड़ासन किया तो क्या होता है, शुरू के 15 सेकंड अगर आप पोस्चर को मेंटेन करते हैं तो यू फील द प्रेशर। 15 सेकंड के बाद क्या होता है, धीरे 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 योर माइंड स्टार्ट रिलैक्स। आपका माइंड आपके बॉडी को मैसेज करता है, आपकी मसल्स को, जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, जो 15 सेकंड तक बहुत ज्यादा आसन को करने में, जो बहुत ज्यादा, जिनमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन था, जिनमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, तो धीरे 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 ग्रेजुअली दे रिलीज द स्ट्रेस, और वो धीरे धीरे रिलैक्स करते हैं। और वो स्ट्रेस कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, आपके इंटरनल ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि वो कॉन्ट्रैक्शन आपकी इनवॉलंटरी मसल्स, जब डायनेमिक मूवमेंट करते हैं तो हम अपने स्केलेटल मसल्स, जिनको वॉलंटरी मसल्स कहते हैं, अच्छी, लेकिन जब आप अपने पोस्चर को मेंटेन करने लग जाते हैं तो वो प्रेशर इंटरनल ऑर्गन्स में ट्रांसफर हो जाता है। और जब वो प्रेशर इंटरनल ऑर्गन्स में ट्रांसफर होता है, डेफिनेटली इट्स अफेक्ट आवर इंटरनल ऑर्गन्स, इंटरनल मसल्स, और वहां मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करता है। और फिर जब आप पोस्चर को रिलीज करते हैं तो उस मसल्स को वहां रिलैक्शन होता है। जहां भी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा वहां क्या होगा, आपका रक्त का संचार, गुड ब्लड सर्कुलेशन ऑन दैट पार्ट। जब रक्त का संचार बेहतर होगा उस ऑर्गन पे, तो उस ऑर्गन्स की कार्य करने की क्षमता बेहतर होगी। तो आसनों में क्या करते हैं, हम अपने ऑर्गन्स की एफिशिएंसी को इनहांस करते हैं। एवरी मूवमेंट इज एफिशिएंट, एवरी मूवमेंट इज एफिशिएंट एंड गिव यू ए पॉजिटिव एनर्जी, बिकॉज आपका माइंड आपकी बॉडी के संग इन्वॉल्व रहता है। और महर्षि पतंजलि ने कहा है कि ततो द्वंद्वो नभिगहः, कि हमारी आसनों के माध्यम से जब हमारा आसन सही होता है तो हमारे मानसिक द्वंद्व, मेंटल और फिजिकल डुअलिटी जो हो जाती है, खत्म हो जाती है, हम स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। और बियॉन्ड लिमिट, बियॉन्ड ए टाइम, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, आसन हमारे बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी कम करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो भी जानवर जो लंबी आयु जीते हैं उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट कम। तो आसनों के माध्यम से हम बेसल मेटाबॉलिक रेट को भी कम। जैसे सपोज कीजिए कि कुछ आसनों में आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, कुछों में बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, कुछों में ट्विस्ट करते हैं, और कुछों में स्ट्रेच करते हैं। स्ट्रेच इज वेरी हेल्पफुल फॉर योर मसल्स टू इनहांस द स्टेमिना ऑफ द मसल्स। जो भी स्ट्रेचिंग वाले आसन है, ताड़ासन, त्रिक ताड़ासन, ये आपकी मसल्स की टोनिंग कैपेसिटी को इनहांस करते हैं। ट्विस्टिंग वाले आसन आपके स्पाइनल कॉर्ड के लिए, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इससे 32 पेयर ऑफ नर्व्स, 31 पेयर ऑफ नर्व्स निकलते हैं। जितने ट्विस्टिंग वाले आसन, ये हमारे स्ट्रेंथन द नर्वस सिस्टम, हमारे नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी को इनहांस करते हैं।
हर एक सिस्टम एक दूसरे से कोरिलेटेड है। दूसरा, जब हम इन्वर्जन पोस्चर करते हैं, जैसे शीर्षासन, सर्वांगासन, हैंड स्टैंड पोस्चर, जिसमें हम अपने बॉडी के ब्लड के सर्कुलेशन को उल्टा करते हैं। हमारा बॉडी में जो हार्ट है वो जब पंप करता है ब्रेन को, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट पंप करता है, और पैरों में पंप करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती क्योंकि पैरों तक ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण बल। लेकिन जब हम इन्वर्जन पोज करते हैं तो अब हमारे हार्ट को पैरों तक ब्लड को पंप करना है ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो अभी तक क्या है, 1.5 फीट, लेकिन जब हम इन्वर्जन पोज करते हैं तो हार्ट को अपनी कैपेसिटी जो सिर्फ 1.5 फीट थी, उसका लगभग 3.5 फीट उसको ब्लड को और पंप करना पड़ता है, जिससे आपकी कार्डियक मसल्स की स्ट्रेंथ इनहांस होती है। आप अपनी हार्ट की स्ट्रेंथ भी इनहांस करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो ये सब टेक्निक हैं आसनों को करने से। तो आसन के माध्यम से ब्रेन स्टार्ट रिलैक्सिंग, a positive effect on nervous system, positive effect on endocrine system, positive effect on digestive system. आसनों के माध्यम से we enhance the muscle tone, we enhance the stamina, we enhance the strength, we use pressure mechanism, कि जब हम अभ्यास करते हैं तो प्रेशर मैकेनिज्म, जब हम अभ्यास को मेंटेन करते हैं पोस्चर को, तो पश्चिमोत्तानासन करते हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट ऑन स्प्लीन, लीवर, स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये प्रेशर जब इंटरनल मसल्स पर ट्रांसफर होता है और धीरे से आप रिलीज करते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से आपका ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर। तो ये तो बेसिक फिजियोलॉजी थी आसनों कि आसनों के माध्यम से हम हमारा अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि स्थिर सुकुमासन है, यानी बॉडी का ऐसा पोस्चर जिसको स्टडी है, कंफर्ट है, वो आसन है। और सेकंड डेफिनेशन प्रयत्न शैथिल्य, यानी एफर्ट कर रहे हैं। अब आप कहेंगे हम चेयर में रिलैक्स हैं, सोए पड़े हैं, तो आसन करने की क्या जरूरत है? आसन अकॉर्डिंग टू महर्षि पतंजलि कि प्रयत्न शिथिल, जब हम अपने आप को शिथिल करने का प्रयत्न करते हैं। आपने योग निद्रा का अभ्यास किया होगा कभी, या कभी आपने आसनों को करने के बाद शवासन का अभ्यास किया होगा, जहां आपको आपके इंस्ट्रक्टर, आपके टीचर्स एडवाइस करते हैं तो रिलैक्स दैट पार्ट, फील योर स्टमक, क्लोज योर आईज, टेक डीप इनहेल, feel your breath, feel the warmness of the breath, feel the coldness of the breath, feel that organ। ये सब चीजें क्या है कि हमारे माइंड को हम बॉडी के उस पार्ट में इन्वॉल्व करना है। तो आसनों में सबसे इंपॉर्टेंट है रिदम, सेकंड वन इज कंसंट्रेशन और अटेंशन, और थर्ड वन इज ब्रीदिंग। और इसके साथ साथ जब हम पोस्चर को मेंटेन करेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा कि अपने पोस्चर को हमको अपने लिमिट के 70 to 80% मेंटेन करना है। अब कोई कहता है कि कब तक, बहुत से लोग क्वेश्चन करते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स में क्वेरी रहती है कि हमें आसन को कितनी देर मेंटेन करना है। जितनी देर आप कंफर्ट फील करें, स्टेडी एंड कंफर्ट। आज आपने 10 सेकंड किया, कल 15 किया, 15 में कंफर्ट थे, फिर 20 किया, फिर 30 किया, और धीरे धीरे 1 मिनट किया। तो धीरे धीरे आप क्या करेंगे, अपनी एफिशिएंसी को इनहांस करेंगे। और एवरी मूवमेंट इज एफिशिएंट for your muscular system, for your nervous system, for your digestive system, for your endocrine system. All system are interlinked with each other. आसनों के माध्यम से हम बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को एक पॉजिटिव एनर्जी से जोड़ते हैं। अब आप ध्यानात्मक आसन करते हैं, ध्यानात्मक आसन में क्या होता है, हम क्रॉस लेग बैठते हैं। तो क्रॉस लेग बैठेंगे तो क्या होगा, क्रॉस लेग बैठेंगे तो लोअर बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आपके अपर बॉडी पोर्शन में ब्लड का सर्कुलेशन तेज रहे, एंड योर स्पाइन इज इरेक्ट, आपकी कमर सीधी रहे, शोल्डर आर लूज, फेस इज रिलैक्स,
देन आप अपनी ब्रीदिंग को कंसंट्रेट कीजिए। जब आपकी स्पाइन सीधी रहती है तो ब्रीदिंग हमेशा स्लो होगी और डीप होगी। तो इस प्रकार आसनों के माध्यम से, तो आसनों में क्या है, सबसे पहले ब्रेथ अवेयरनेस, एक्टिव पार्ट्स। जब आप आसन करते हैं यू विजुअलाइज द एक्टिव पार्ट। सपोज यू आर डूइंग कोबरा पोज, आप भुजंगासन कर रहे हो, तो आपकी बैक में कौन कौन सी मसल्स इन्वॉल्व हुई हैं, आपके रिस्ट में कौन सी मसल्स में आप हल्का स्ट्रेन फील कर रहे हैं, आपके शोल्डर्स में आप कहाँ स्ट्रेन फील कर रहे हैं, कौन कौन सी मसल्स आपकी एक्टिव हैं उस आसन, उस अभ्यास को करने। सेकेंड वन इज एक्टिव जॉइंट, कौन सा जॉइंट उस पोस्चर तक, उस पोस्चर को करने में एक्टिव है। एंड थर्ड वन इज ब्रीदिंग अवेयरनेस। अगर आप इतनों के साथ योगा अभ्यास करते हैं तो डेफिनेटली यू फाउंड गुड रिजल्ट, कि हमारे आसन आपको डेफिनेटली अच्छे और सकारात्मक, एंड यू एंजॉय द आसन, और आप आसनों को एंजॉय। सेकेंड पॉइंट इज प्राणायामा। प्राणायामा is the second step of Hatha Yoga. In prana, everyone know prana means vital energy and ayama means expand or control. जब हम अपनी प्राणिक एनर्जी को कंट्रोल करते हैं तो उसे प्राणायाम कहते हैं। प्राणायामा आपके आसनों से 10 गुना आपको ज्यादा लाभ देता है। अगर हम कहें कि आसन को करने से आपको X% लाभ है, तो प्राणायाम डेफिनेटली आपको 10x, जो प्राणायाम के लाभ आपको मिलेंगे वो 10x मिलेंगे। तो क्या है, जो भी चीज अगर बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो तो उसमें क्या होती है, वो चीज उतनी रिस्की भी हो। तो इसलिए हमारे हठ ग्रंथों में भी कहा गया है प्राणायाम के बेनिफिट्स के बारे में कि प्राणायामा इज कंसिडर्ड मच मोर पावरफुल देन आसन। If the effect of asana is X, pranayama effect is 10x. It is almost 10 times more powerful than asana. But when something is powerful, there is always risk. So pranayama should be done very carefully. There is a very interesting verse in Hat Pradipika. प्राणायामेन युक्तेन सर्व रोग क्षयो भवेत्. If you practice pranayama properly, it will destroy every disease in the world. Ayuktabhyas yogena सर्व रोग समुद्भव. If you practice pranayama improperly, it will have every disease in the world. अगर आप प्राणायाम का अभ्यास सही से नहीं करेंगे तो आपके शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। ऐसा हठ प्रदीपिका जो स्वात्मा राम जी ने लिखी है वहां कहा गया है। घेरण संहिता में भी बहुत अच्छा वर्स है, वेरी इंटरेस्टिंग वर्स इन घेरण संहिता। आनंदो जायते चित्त प्राणायामी सुखी भव। प्राणायाम के अभ्यास से खिचरत्व की प्राप्ति होती है, चित्त में आनंद आता है, रोगों का नाश होता है और व्यक्ति सुखी होता है। चित्त में आनंद की अनुभूति होती है, ऐसा घेरण संहिता में मेंशन है। यानी क्या है, एवरी ब्रेथ आर टेकिंग इन इज कनेक्टेड विद योर मेंटल स्टेट, ब्रीदिंग इज कनेक्टेड with your mental state. Every breath you are taking in is more efficient in pranayama. आप प्राणायाम करते हैं, सबसे पहले आपको ब्रीदिंग की टेक्निक पता होनी चाहिए। 3 तरह की हम ब्रीदिंग हम लोग करते हैं, एब्डोमिनल ब्रीदिंग, रिबकेज थोरेसिक ब्रीदिंग एंड क्लेविकुलर ब्रीदिंग। प्राणायामा प्रमोट एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 65% एब्डोमिनल ब्रीदिंग, 35% thoracic and 5% clavicular breathing. Medical science doctors also found कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं, we not use our abdomen, we use the rib cage. तो क्या होगा,
हमारी ब्रीदिंग शॉर्ट होगी और तेज तेज होगी जब भी हम स्ट्रेस में हों। तो प्राणायाम प्रमोट एब्डोमिनल ब्रीदिंग। The core focus of pranayama is discipline, or you can say the core idea of pranayama is discipline. Discipline of breath is pranayama. Pranayama is the bridge between your body and mind. प्राणायाम क्या है? जो आपकी बॉडी और माइंड को कोरिलेट करता है। जब हम प्राणायाम करेंगे तो क्या करते हैं? हमारी ब्रेथ डीप रहती है और स्लो रहती है। इससे भी क्या होता है? हमारा मेटाबॉलिक रेट कम होता है। कोई भी आप किसी भी एनिमल को ले लीजिए जो लंबी लाइफ स्पैन जीतता है, तो उनका जो ब्रीदिंग पैटर्न होता है वो डीप होता है और स्लो। प्राणायाम में जनरल वे में हम 16 से 20 बार ब्रीदिंग करते हैं 1 मिनट में, लेकिन प्राणायाम में जब हम कुंभक का अभ्यास करते हैं तो जितना आपकी प्रैक्टिस बड़ी होगी उतना आप अपने ब्रीदिंग को हल्का करें। तो प्राणायाम सबसे पहले जो हमारा स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेंथन प्राणायाम स्ट्रेंथन योर नर्वस सिस्टम, स्ट्रेंथन योर ब्रेन। क्योंकि ब्रीदिंग कहाँ से कंट्रोल होती है? आपके ब्रेन से, आपके नर्वस सिस्टम से। तो प्राणायाम का अभ्यास आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रेंथन करता है, आपके ब्रेन के फंक्शंस को बेहतर करता है। और नर्वस सिस्टम अगर आपका बेहतर है तो आपका एंडोक्राइनल सिस्टम बेहतर होगा, आपके हार्मोनल सिस्टम बेहतर होगा, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होगा, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम बेहतर होगा। ऑल सिस्टम आर स्ट्रेंथन्ड विद द प्रैक्टिस ऑफ प्राणायाम। इन प्राणायाम we do inhale or exhale for the purification of nadi. नाड़ियां क्या हैं? जिनमें प्राणिक एनर्जी का फ्लो होता है। We affect chakra in the deeper level. चक्रा क्या है? The junctions of nadis, 2 or more nadis. तो प्राणायाम से क्या होता है? नाड़ियों की शुद्धि होती है। नाड़ियों में जो ब्लॉकेज होता है उसको समाप्त करते हैं प्राणायाम के अभ्यास। नाड़ियों को शुद्ध करते हैं प्राणायाम के अभ्यास। नाड़ियां शुद्ध रहेंगी तो आपकी बॉडी में प्राणिक एनर्जी का फ्लो प्रॉपर तरीका होगा। तो हम जिस प्राणायाम को आज ले रहे हैं उसको कहते हैं अल्टरनेट ब्रीदिंग, अनुलोम विलोम प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम। 3 तरह की नाड़ियां वैसे तो शिव संहिता में 3.5 लाख नाड़ियां, फिर हमारे ग्रंथों में कहीं 72,000 नाड़ियों की चर्चा की गई है, जिनमें 15 नाड़ियां कहीं श्रेष्ठ बताई गई हैं, कहीं 10 नाड़ियां श्रेष्ठ बताई गई हैं। उनमें भी 3 नाड़ियां, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 नाड़ियां प्रमुख बताई गई। तो प्राणायाम के अभ्यास से हम ईड़ा और सुषुम्ना, ईड़ा और पिंगला को प्यूरिफाई करते हैं। दोनों के प्यूरिफाई होने से हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी प्यूरिफाई हो जाती है, जिसमें फिर हमको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स मिलते हैं। अब अनुलोम विलोम प्राणायाम आप करते हैं, लेफ्ट नॉस्ट्रल 3 चीजें करते हैं प्राणायाम में। क्या? इनहेलेशन, रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ कुंभक, एंड एक्सहेलेशन। श्वास लेने को पूरक कहते हैं, श्वास रोकने को कुंभक, और श्वास छोड़ने की क्रिया को रेचक कहते हैं। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन तो ये तो हम जब से पैदा हुए हैं तब से करते हैं। प्राणायाम में नया क्या है? रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ, श्वास को रोकना। प्राणायाम में जब हमारी ब्रेथ कंट्रोल रहती है, every emotion is connected with your breath. If you change the breath, change the rhythm, you can change your emotions. तो ब्रीदिंग में क्या है कि आप अल्टरनेट ब्रीदिंग जब करते हैं तो लेफ्ट नॉस्ट्रल जिसे कहते हैं ईड़ा नाड़ी, कूल प्रिंसिपल, मून प्रिंसिपल, फेमिनाइन और माइंड प्रिंसिपल। पिंगला राइट नॉस्ट्रल, हीट प्रिंसिपल, सन प्रिंसिपल, masculine principle. When we and represent our body in pranayama, there is a harmony between your body and mind. Ida is mind and pingla is body. We balance ida and pingla with the help of pranayama, and then in pranayama we say exhale is larger than inhale. यहाँ इसको कहते हैं
ड्यू टू हार्ट रेट वेरिएबिलिटी और साइनस अरेथमिया। जब हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन से ज्यादा होता है, जब हम इनहेल आपने 10 तक किया और एक्सहेल 20 तक किया, एक्सहेलेशन को हमने डबल किया, तो क्या होता है, वी इनहांस आवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, साइनस अरेथमिया। आप अपने पल्स रेट में अगर हाथ लगा लें, अगर आप इनहेल करेंगे फिर एक्सहेल डीप की, तो पल्स रेट भी स्लो करेगा। इसको कहते हैं साइनस अरेथमिया ड्यू टू हार्ट रेट वेरिएबिलिटी। तो क्या होता है, जब हम डबल एक्सहेलेशन करते हैं तो हम अपने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करते हैं और वी स्टिमुलेट अवर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या है? वैसे तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक इन दोनों की होम्योस्टेसिस, इन दोनों का सामंजस्य ही एक अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। पर जब हम योग करते हैं तो हमारी कुछ प्रैक्टिसेस पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहांस करती है। पैरासिम्पैथेटिक मीन पल्स रेट स्लो, हार्ट रेट स्लो, ब्रीदिंग रेट स्लो, डाइजेस्टिव सिस्टम इनहांस, एंडोक्राइनल सिस्टम इनहांस। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्राणायाम के माध्यम से हम बैलेंस करते हैं। तो इस प्रकार जब हम प्राणायाम करते हैं तो इससे हमारे न्यूरोट्रांसमीटर जैसे एसिटिलकोलाइन, एसिटिलकोलिन, मोनोएमाइन, डोपामाइन, कई न्यूरोट्रांसमीटर है। न्यूरोट्रांसमीटर किन्हें कहते हैं? जो न्यूरॉन स्टिमुलेट होकर जिनका सिक्रेशन करते हैं उनको न्यूरोट्रांसमीटर। और ये न्यूरोट्रांसमीटर जब बॉडी में प्रॉपर तरीके से रहते हैं तो आपके बॉडी में एक पॉजिटिव इफेक्ट इनका पड़ता है। जब हम प्राणायाम करते हैं, जब बंद लगाते हैं, जैसे हम जालंधर बंद लगाते हैं, कैरोटिड साइनस, कैरोटिड आर्टरी और वेगस नर्व, इन पे एक पॉजिटिव इफेक्ट हम पड़ता है। हम उद्यान बंद लगाते हैं तो आपके स्प्लीन, प्लीहा जिसे कहते हैं, जो आजकल इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, जहाँ WBCओ का निर्माण होता है, श्वेत रक्त कणिकाओं, जो जिसकी जो बीटा सेल्स और टी सेल्स बनाती है। अगर हम उन अभ्यासों के बारे में जान लें जो WBC का सिक्रेशन करती है, तो हमारी इम्यूनिटी अच्छी हो रही है। आपके बॉडी में लिम्फ नोड्स, बोन मैरो, स्प्लीन, अगर इनमें हम पॉजिटिव ऐसी टेक्निक योगाभ्यास की जान लें कि जिनमें हम इनको प्रभावित करें, इनकी वर्किंग कैपेसिटी को इनहांस करें, तो हम अपनी बॉडी में नेचुरली अपनी इम्यून सिस्टम, अपनी डिफेंस मैकेनिज्म को मजबूत कर सकते हैं। तो प्राणायाम के अभ्यास में हम ईडा और पिंगला को बैलेंस करते हैं और हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग को प्रमोट करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा बेसल मेटाबॉलिक रेट कम आता है। तो प्राणायामा reduce the number of breath, pranayama promote longevity, control your metabolism, आपके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, bring flexibility in metabolism over a period of time। तो धीरे धीरे जब आप अभ्यास करेंगे तो अभ्यास के माध्यम से आप इन सब यौगिक अभ्यास, हमारे जितने भी हड्ड ग्रंथ हैं उनमें जो बात कही गई है वो एकदम सही कही गई, हमें समझना चाहिए। महर्षि पतंजलि ने भी अगर आसनों को डिफाइन किया, उन्होंने कहा नो मूवमेंट। तो यानी क्या है, अब मूवमेंट इज इनिशियल, हम उस अभ्यास तक पहुंचने के लिए मूवमेंट करेंगे, लेकिन आसन किसे कहेंगे? जितनी देर आप स्टडी, जितनी देर आप कंफर्ट, और तीसरा पॉइंट है रिलैक्सेशन। अगर आपका अभ्यास स्टडी है, कंफर्ट है और वो आपको रिलैक्स कर रहा है, तो डेफिनेटली यू गेट गुड रिजल्ट। तो आपको क्या होगा, आप कंसंट्रेट उनमें मत कीजिए नंबर ऑफ आसन, इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ आसन। आप मेहनत करिए टू होल्ड, टू मेंटेन द पोस्चर विदाउट मूवमेंट, कि आप जितने 5 ही आसन करिए और उन पोस्चर्स को धीरे 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 अकॉर्डिंग टू योर मस्कुलर स्ट्रेंथ। आप किसी को सिखाते भी हैं तो आसनों में हमेशा स्लो मूवमेंट रहे, देयर इज नो जर्क। अगर आप जर्क देते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ इंजरी, आप उसकी जो मस्कुलर लिमिट है, उसके लिगामेंट की, टेंडन्स की, आप उसको ओवर स्ट्रेच कर सकते। तो आपको भी
सीखना चाहिए कि योग कैसे करें, आसन कैसे करें, तब हम उस आसनों के, उन अभ्यासों के प्रॉपर रिजल्ट हमें मिल पाते हैं। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर्ति विच्छेदः प्राणायाम, ये फुल कंट्रोल ऑन योर ब्रेथ। अगर आपका ब्रेथ पे कंट्रोल है तो आपके माइंड पे कंट्रोल है। हठ प्रदीपिका में क्या कहा गया? चले वाते चलं चित्ते, निश्चले निश्चलं भवेत्। Breath, if breath is out of control, then mind is also out of control. If you control the breath, you control the mind. So there is a close relationship between your breath and your mind. And ये फैक्टर भी आपको पता ही होगा कि हमारी एक नॉस्ट्रल डोमिनेंट है। अगर 90 मिनट 90 मिनट राइट नॉस्ट्रल अगर डोमिनेंट है तो 90 मिनट आफ्टर 90 मिनट आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल डोमिनेंट है। लेकिन अल्टरनेट ब्रीदिंग में जब हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो हम अपने ब्रेन के दोनों हाफ्स को क्या करते हैं? एक्टिवेट करते हैं, ड्वेल नाड़ी मॉडल जैसे, और नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। आसन भी हमारे डीपर लेवल में गुड इफेक्ट ऑन चक्रा, गुड इफेक्ट ऑन नाड़ीज। आसन भी डीपर लेवल में जब आप करेंगे तो इनके भी पॉजिटिव इफेक्ट पड़ते हैं डिफरेंट नाड़ीज एंड डिफरेंट चक्र। लेकिन आसनों का जो रिजल्ट है वो क्या होता है? ड्युअलिटी को खत्म, जो मेंटल ड्युअलिटी और थॉट्स को मिनिमाइज कर देते हैं, नेगेटिव। योगिक प्रैक्टिस से हमको क्या होता है? डीपिंग परसेप्शन, और जो हमारा लैक ऑफ कंसंट्रेशन होता है, हम अपने माइंड को 10 जगह डाइवर्ट करते हैं, उसको हम कंसंट्रेशन करने की कला सीखते हैं योगाभ्यास। तो इस प्रकार हम आसनों के और प्राणायाम के हमारे बॉडी पर फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। जब आप प्राणायाम करते हैं, वी प्रमोट एब्डोमिनल ब्रीथ, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम के स्ट्रेंथ बढ़ती है। एवरी ब्रेथ इज एफिशिएंट इन प्राणायाम, एवरी मसल्स has positive effect when we do asana. Every system strengthen with the practice of asana. But we know the proper how to do asana, what is happening inside. अगर हम आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास इस तरीके से करते हैं तो हम डेफिनेटली इन सब चीजों के रिजल्ट आपकी बॉडी में मिलेंगे, क्योंकि हम बहुत से लोग आसन लंबे टाइम से करते चले आ रहे हैं और वी आर एंजॉयिंग द रिजल्ट। बट अगर हम अपने रेफरेंस, जैसे हमारे हठ ग्रंथों में वर्णित किया गया है, उन टेक्निक्स को लेकर योग का अभ्यास करते हैं तो निश्चित रूप से यह योगाभ्यास आपके शारीरिक स्वास्थ्य, आपको मानसिक स्वास्थ्य, आपको आध्यात्मिक स्वास्थ्य और आपको सामाजिक स्वास्थ्य की प्राप्ति। धन्यवाद। आई होप यू अंडरस्टैंड। मैं फिर से आपका ज्यादा समय न लेते हुए आपके पूरे विश्वविद्यालय परिवार का और डॉक्टर गरिमा जी का, जो मेरी क्लासमेट भी रही हैं, पुनः आभार व्यक्त करता हूं कि आपने जो श्रेष्ठ अभियान चलाया है, जन जन तक योग की बारीकियों को पहचानने का, जन जन तक योग की बारीकियों को पहुंचाने का, कि हर एक आदमी योग तो कर रहा है पर योग को कैसे सही तरीके से करे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपनी मन की बात में कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान लोगों ने योग को गंभीरता से लिया है और योग का सार बताते हुए कहा, सही मायने में योग कम्युनिटी, इम्यूनिटी और यूनिटी सबके लिए अच्छा है। आप सभी को मेरा प्रणाम। स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर कंचन जोशी जी, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे विद्यार्थियों को, हमसे जुड़े सभी प्रतिभागियों को दी, और शायद हमारे विद्यार्थीगण जो हमसे जुड़े हुए हैं अवश्य समझ गए होंगे
कि क्यों मना किया जाता है कि आसन हमें धीरे धीरे करने चाहिए, हमें जबरदस्ती प्रेशर दे करके नहीं करने चाहिए, प्राणायाम क्यों हमें धीरे करना चाहिए। और प्राणायाम एक रामबाण औषधि है, आज ये आप समझ गए होंगे। और सीधी सी बात है, हम क्यों ना अपने आप को श्रेष्ठ महसूस करें, क्यों ना हम अपने आप को ऊर्जावान महसूस करें, क्योंकि हमारे साथ इतने ऊर्जावान, इतने प्रखर ओजस्वी वक्ता हैं, हमारे सहपाठी लोग रहे हैं जिनका मार्गदर्शन हमें मिलता रहता है। हम तो कहीं खो गए थे, अगर आप लोगों की ऊर्जा प्रभावित ना करती तो शायद हम नहीं उठ पाते। आप लोगों का जो अभियान देखा उससे हमें बहुत अच्छी प्रेरणा मिली, और फिर हमने भी एक आयोजन का एक बनाया कि हम लोग भी कुछ ऐसा करते हैं कि हमारे बच्चों को थोड़ा सा डिफरेंट नॉलेज मिले, क्योंकि यहाँ पर राजर्षि टंडन के भी बच्चे हैं जो एमए और पीजी डिप्लोमा के हैं। डीप नॉलेज हमारे कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा डिजर्व करते हैं, वो चाहते हैं कि हमें इनकी बारीकियां जानने का अवसर मिले। ये एक ऐसा माध्यम है, एक मंच जिसपे आप सब लोग हमारे साथ जुड़े, अपना अमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चों ने इससे बहुत लाभ उठाया है, और समय समय पर जैसा कि हम देख रहे हैं इतनी स्क्रीन पे कि वंस मोर, तो पुनः हम आपको फिर से कष्ट देंगे, और हम चाहेंगे कि आप अपने ज्ञान से हमारे बच्चों को अभिभूत करें। और बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः कंचन जोशी जी का। आप जब हमारे सहपाठी थे तब भी आप हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा ऊर्जावान और मित्रवत जो व्यवहार हम लोगों का था, नोट्स में नहीं बना पाती थी, और आप ही लोगों के नोट्स से मैं पढ़ती थी, और क्योंकि मैं कल्चरल एक्टिविटी में ये जाती आपको बड़प्पन है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे एक ही बार के कहने पर आपने तुरंत हमसे हाँ बोला और हमारे कार्यक्रम में आपने सहयोग दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम पूरे महाविद्यालय परिवार की ओर से, अपनी सभी शिक्षिका बहनों की ओर से हम आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, और पुनः भविष्य में हम आपसे जुड़े रहें ऐसी कामना करते हैं। हमारे बच्चे आपके व्याख्यान का लाभ लेते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ मैं अपने सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद करना चाहती हूँ कि वो इतने लंबे समय से आज हमारे साथ जुड़े रहे। आपको हम किसी भी प्रकार का कोई भी आपका व्याख्यान मिस नहीं होने देंगे। जो आपका एक सेशन रह गया था उससे हमने दोगुना ही ज्ञान देने का प्रयास किया है, और आगे भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम आप लोगों के साथ बने रहें। आज का क्योंकि बहुत समय हो चुका है, तो अब इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। कल पुनः नए विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद। और विशेषकर हम अपने प्राचार्य जी का धन्यवाद देंगे, क्योंकि अगर उनका सहयोग नहीं होता तो शायद आज जो हमको इतना ज्ञान मिला है उसका लाभ हम नहीं ले पाते। हम हृदय की अंतरिम गहराइयों से अपने प्राचार्य जी का बार बार आदर आभार व्यक्त करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ऐसे ही आपका सहयोग मिलता रहे, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, जिससे कि हम सब लोग इस तरीके से ज्ञान की कड़ियों से जुड़े रहें और नित्य प्रति हमें नया ज्ञान मिलता रहे। आज आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।